एक्स डबल डॉट प्लस सी वाई एम इंटू एक्स डॉट प्लस एक्स, ये ओमेगा एम वाई एम, ठीक है, अंडर, ठीक है, के वाई, सॉरी एम वाई एम लिख रहा हूं मैं, के वाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास निकल के आ गया था, ठीक है। तो ये मैंने कल कुछ इससे रिजेंबल करवाया था, दैट विल बी डी स्क्वायर प्लस में सी वाई एम डी प्लस में के वाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो आपने कभी ये वाली चीजें इक्वेशन बचपन में याद की होंगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका सोल्व कैसे किया करते थे, श्रीधराचार्य नियम, है ना। तो यहाँ से सीधे सीधे इसके दो रूट आ सकते हैं, दो है यहाँ पर, कौन कौन से दो रूट होते हैं, x1 और x2, याद आ रहा है ऐसे कुछ दो रूट हुआ करते थे x1 और x2, ठीक है। पहले मैं इसको बता रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन नहीं है, डिफरेंशियल नहीं, ये वाली चीज है, आपने मैथ्स में ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं वो वाली चीजें पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालते हैं, उसके हिसाब से वो रूट मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप एक रूट का फॉर्मूला पढ़ते थे, x1 या फिर 2 बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये चीज आपकी श्रीधराचार्य नियम हुआ करता था, है ना। तो बस मुझे कोई आपको ये थोड़ी समझाना है ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर आपकी सीएफ, ठीक है, क्या बोलते थे उसे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। हाँ देखो इतना भी मैथ्स याद रह जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो वो वाली सारी चीजें हैं, वो आपको पता है, डिफरेंशिएशन वो चीज आपको पता है ना। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे बस ये मतलब है कि ये जो इक्वेशंस आती हैं ये इससे आती हैं, श्रीधराचार्य से आती हैं, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे रूट रखते हो आप, ठीक है। तो ऐसा वाला जो ये फंक्शन था जो डिफरेंशिएशन फॉर्म में था, इस डिफरेंशिएशन फॉर्म का जब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के और फाइनली इसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो इस x के लिए कुछ रूट्स आपके, जैसे कि यहाँ x1 x2 लिया, उनको मैं अल्फा 1 और अल्फा 2 ले रहा हूँ, अल्फा 1 अल्फा 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बाय मैथ्स लिख रहा हूं साफ साफ, ये जिम्मेदारी आपकी थी, बाय मैथ्स, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है टॉम से, तो वो जो मैथ्स वाला कहानियां हैं उसकी कैसे कैसे यूज होता रहेगा वो चीजें मैं यूज करवा रहा हूँ। अल्फा 1 अल्फा 2, जैसे यहाँ से तो आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि x1 x2 दोनों सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, यस। यहाँ ये x तो है नहीं, एक्चुअली क्या है यहाँ डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के फंक्शंस, कौन कौन से, अल्फा 1 और अल्फा 2, वो हमें यहाँ पुट करने होते हैं। तो अल्फा 1 अल्फा 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट याद है ना, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जड़े नहीं है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इतना मैथ्स की थोड़ी तो इज्जत कर लेना, मैं इतनी कर लेता हूँ यार, ठीक है। तो आप सो ऑब्वियस है कि आप उस बेसिस पर गेट दे रहे हो कि मैथ्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएंगी वो क्या, अल्फा 1 या 2 प्लस माइनस कर देंगे बस, माइनस बी, बताइए बी क्या होना चाहिए यहाँ, सी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी वाई एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ 1 2 दोनों ले लिए, इसे प्रिंसिपल प्लेन में लेते हैं, है ना, सिग्मा 1 2, तो ये हो जाएगा सी वाई एम का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस, सॉरी थैंक यू, एंड माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 एंड सी की वैल्यू क्या है के वाई एम, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। याद रखना है पहले 1 बना के करना है, ठीक है, कोशिश यही रखनी है हमेशा इस तरह की फॉर्म बना के चलने की जहां पर इसके आगे कुछ ना हो। आई को भी तुमने इधर पहुंचा देते जिससे कि ओमेगा एन मिल जाए, अंडर रूट के वाई एम का स्क्वायर ओमेगा एन होता है, आपको याद है, ठीक है। चलो, अल्फा 1 2 की वैल्यू और इजिली क्या बन के आ रही है, माइनस सी वाई 2 एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, एक काम कर लो, इस 2 को अंदर पहुंचाओगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो सी वाई 2 एम का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू के वाई एम इंटू में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, मैथ समझ में आ रहा है इतना, ये जो 2 था इसको अंदर पहुंचा दिया तो स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से फाइनल आउटकम आ गया हमारे पास, फाइनल आउटकम आ गया अल्फा 1 या 2 इक्वल टू माइनस सी वाई 2 एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी वाई 2 एम का स्क्वायर माइनस के वाई एम, दिख रहा है इतना, ठीक है। बस तो यहां तक पहले उतारो, यहीं से कुछ और भी चीजें देखने वाली हैं, लाइक अल्फा 1 2
इक्वल टू माइनस सी वाई टू एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी वाई टू एम। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक बात बताओ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या सीखी है अगर स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो? नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग मास सिस्टम ही तो है ये, है ना भाई? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस सिस्टम की है या नहीं? क्या जो कि फिक्स है, किसी लोकेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? इसके मास पर और इसकी स्टिफनेस पर। क्या है वो? अंडर रूट के वाई एम। ये तो फिक्स होती है ना एक स्प्रिंग मास सिस्टम की। मैंने इसमें कुछ और थोड़ी लगाया यहाँ पर, नहीं। बट जैसे मैं इसमें डैम्पर लगा देता हूँ तो डैम्पर का काम तो ये हो गया ना, ये जो आप कर रहे हो। तो इस सिस्टम की अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल जहां डैम्पिंग ना इफेक्ट कर रहा हो, तो क्या निकल के आएगा? अंडर रूट के वाई एम। तो क्या मैं इस सिस्टम की, सिस्टम समझ रहे हो मेरी बात को? रीस्टोरिंग फोर्स डैम्पर होता है क्या? रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, तो उसे डैम्पर मत, पता लगा यहाँ स्प्रिंग गायब करके और इसको इसको कह दो कि ये वाइब्रेशन है। स्प्रिंग गायब कर दिया और ये सोच रहे हो कि ये जो चीज है पूरे में यहाँ पड़ा हुआ ये वाइब्रेशन है। कभी कर पाएगा वाइब्रेशन? क्या होगा? मास नीचे, मास नीचे, मास नीचे, ये नीचे ही जाएगा। अब इसे बॉयंसी मत कर देना कि सर बॉयंसी में, फ्लोटेशन में इस टाइम पर ऐसे ऐसे होता रहता है। वो कब है? जब वो फ्लोटेशन होगा। मैं बात कर रहा हूँ पानी के अंदर, और अगर ये अंदर है तो ये क्या है? डेंसिटी का ज्यादा है और ये नीचे ही जा रहा है हमेशा। फ्लोटेशन की बात नहीं कर रहा मैं। अगर ये चीज डेंसिटी में कम है तो क्या कर रहा है ये इस लोकेशन के हिसाब से? अगर डेंसिटी में कम भी है तो कुछ याद आ रहा है? जिन्होंने एफएम पढ़ा हुआ था एटलीस्ट वो एटलीस्ट इस वाली चीज को बताओ एक बार, कहां से कहां जा रहा हूं मैं। आप मेरी बात समझो। एक ये सिस्टम है, आप ना थोड़ा सा गड़बड़ कर जाओगे, मुझे पक्का पता है। सुनो प्लीज ध्यान से। ये ओमेगा एन को समझो, मैं ओमेगा एन लिखने वाला हूँ। ये ओमेगा एन एक्चुअल में क्या है पहले उसको समझ के चलो। एक स्प्रिंग मास सिस्टम था। इस स्प्रिंग मास सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? डिस्टर्ब करने के बाद आपने इसे डिस्टर्ब किया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये सुनो कितनी आएगी? अंडर रूट के वाई एम आएगी। आपने क्या किया? आपने इसमें डैम्पर लगा दिया। क्या डैम्पर की वजह से ओमेगा एन पर कुछ चेंज हुआ? मैं ओमेगा एन की बात कर रहा हूं, मैं ओमेगा की बात नहीं कर रहा। समझ रहे हो मेरी बात? ओमेगा एन में कुछ चेंज हुआ। ओमेगा एन क्या है? ओमेगा एन क्या डैम्पिंग के साथ है? जब बात आएगी ओमेगा एन के डैम्पर को भूल जाओ। नहीं समझ में आया? इस सिस्टम के लिए ओमेगा एन हमेशा फिक्स क्या वैल्यू है? जो कि है अंडर रूट के वाई एम, जब डैम्पर नहीं लग रहा था। अच्छा ये कहोगे कि नहीं नहीं सर आपने ये सिस्टम दे दिया डैम्पिंग के साथ, तो मैं क्यों मानूं कि स्प्रिंग मास ही है? ये तो डैम्पर और मास सिस्टम है। आप फिर तो बोल सकते हो, फिर क्वेश्चन समझ रहे हो कि अगर आप इसे स्प्रिंग ना बोल के आप ये बोल दो अब ये मास और डैम्पर सिस्टम है, तो ले लो भाई, किसने मना किया? आप इसमें डैम्पर ले लो। किस नहीं सर डैम्पर होता है रिस्टोरिंग फोर्स, हम तो इसे डैम्पर और मास सिस्टम बोलेंगे। तो ले लो भाई, मैंने मना किया क्या? ये रहा मास, मास और डैम्पर सिस्टम हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स आनी चाहिए तभी तो आएगी फ्रीक्वेंसी, है ना? तभी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगी। लेके आओ रिस्टोरिंग फोर्स इसमें, लेके आओ। एमजी नीचे लग रहा है ना? एमजी अगर नीचे लग रहा है, डिस्टर्बेंस दो अपने हिसाब से। पहली बात तो एमजी सेटिस्फाई नहीं होगा। मान लेते हैं डिस्टर्बेंस दिया, किधर की ओर दिया? नीचे की तरफ। किधर जाएगा ये पॉइंट? नीचे। समझ में आ रहा है? पॉइंट किधर जा रहा है? नीचे। क्या ये वाइब्रेट कर रहा है? नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये नीचे जाने वाला हिसाब कैसे सोच लिया आपने? ये किसी से रोक थोड़ी रखा है। इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या है डेंसिटी ऑफ सॉलिड? ज्यादा। क्या होगा ये? पहली बात ही बैलेंस होगा ही नहीं। ये क्या कर रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तब क्या होगा? ये खुद में वही बॉडी है जो कि यहां मानी हुई है। लाइक पानी है तो यहाँ पानी ही है। समझ रहे हो? डेंसिटी सेम एकदम। ये सुनो ऐसा सोच सकते हो ना, इजी है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यहाँ सॉलिड है ही नहीं, यहाँ पर यही चीज है। या फिर सॉलिड ऐसा है जिसकी डेंसिटी क्या कर दिया आपने? सेम। लाइक सॉलिड है, वुड कितना होता है डेंसिटी में? वाटर से कम। आयरन कितना होता है? सॉलिड ही है वो भी, वाटर से ज्यादा। तो क्या एक सॉलिड ऐसा नहीं हो सकता जिसकी डेंसिटी वाटर के बराबर हो? नहीं समझ पा रहे है ना? बस वही सोचना है यहाँ पर। अगर आपको सॉलिड ही सोचना है तो क्या होगा? वो यहीं पर तो होगा। जैसे उसे डिस्टर्बेंस दोगे कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा कि वापस आएगा? कभी। कुछ क्लियर हो रहा है? उसमें कभी वाइब्रेशन नहीं होगा। अगर इसकी डेंसिटी, तीसरी कंडीशन, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या होगा? ये बॉडी ऊपर आएगी। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं डैम्पिंग की। डैम्पिंग कहाँ रहेगा? यहाँ के ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, कल ही समझाया था।
ये सिर्फ एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ होता है। जब ये दोनों तरफ है तो बॉडी को अंदर रहना है मेन पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पर तो कोई सी चीज सेटिस्फाई हो ही नहीं रही इसकी सिचुएशन के लिए। यहाँ पर हमेशा बॉडी क्या है, या तो नीचे जा रही है वाइब्रेशन नहीं है, या फिर ऊपर जा रही है वाइब्रेशन नहीं है, या फिर उसी पोजीशन पर है वाइब्रेशन ही नहीं। वाइब्रेशन कहाँ आएंगे ये आपको आई थिंक मैंने बताया भी था बुयंसी में, शायद आपको याद भी हो। वाइब्रेशन कहाँ आएंगे, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आगे। वाइब्रेशन आएंगे जिस टाइम पर ये बॉडी यहाँ फ्लोटिंग में पहुंच गई होगी, और फ्लोटिंग में वाइब्रेशन आते हैं, यस, है ना, फ्लोटिंग में वाइब्रेशन आते हैं। तो आप समझना मेरी बात, ये कोई मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम तब नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा ये, तब बनेगा फ्लूइड और मास सिस्टम। समझ रहे हो? तब यहां पर वाइब्रेशन आएंगे, कैसे आएंगे वो चीजें हम उस टाइम पर, जब मैं एग्जांपल लूंगा मैनोमीटर वाला भी उस टाइम पर समझाऊंगा। अभी क्या है, ये वाला आपका डैम्पिंग मास सिस्टम नहीं है, ये वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आ चुकी है अब एयर और नीचे है पानी, तो ये वाली चीज ये थोड़ी है कोई, है ना। तो इसलिए स्प्रिंग मास सिस्टम सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम, वो तो यही रहेगा। यहां पर ये नहीं कर सकते कि इसे डैम्पर और ये मास ले लिया, रिस्टोरिंग फोर्स ये, रिस्टोरिंग फोर्स, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रिस्टोरिंग फोर्स डैम्पिंग नहीं है, डैम्पिंग फोर्स रिस्टोरिंग नहीं है। रिस्टोरिंग क्या है, ये है यहाँ पर, किस वाले केस में, किस वाले केस में, इस वाले केस, जो कल से समझाता हुआ चल रहा हूं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, हमारी स्प्रिंग फोर्स। डैम्पिंग तो डैम्प कर रही है, ये अलग चीज है। डैम्पिंग डैम्प कर रही है, वो रिस्टोर नहीं कर रही है, वो डैम्प कर रही है। ये लग रहा था ना देखने में कि वो पॉजिटिव लग रहा है सर मोशन के, वो क्या है, वो डैम्प कर रहा है एम्पलीट्यूड। रिस्टोर तो पिछली बार भी था, उसने डैम्प क्यों नहीं किया था एम्पलीट्यूड, फिर तो वो भी डैम्पर मान लो, स्प्रिंग भी। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो है रिस्टोरिंग फोर्स और ये है डैम्पिंग फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ जो ओमेगा एन आएगा उसमें ये मत सोच लेना कि सर सी को भी तो लेंगे क्योंकि डैम्पर भी तो अपना ओमेगा एन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओमेगा एन होता है कब, जब रिस्टोरिंग फोर्स और इनर्शियल फोर्स हमारी दोनों सेम जा रही हैं, और हमारे पास सीधा सीधा क्या आएगा, के वाई एम। तो ओमेगा एन लिख सकता हूं इसे या नहीं? समझ में आया मैंने क्या क्या बोला, मैंने क्या अभी तक रखा? ओमेगा एन एक अलग चीज है स्प्रिंग मास विद डैम्पिंग सिस्टम की, जबकि ओमेगा डी एक अलग चीज है। ओमेगा डी में आएगा क्या, ये वाला पार्ट भी। अभी बात कर रहा हूं ओमेगा एन की, इसी सिस्टम के अंदर। ओमेगा एन क्या है, अंडर रूट के वाई एम। तो ओमेगा एन क्या है, अंडर रूट के वाई एम। अरे कुछ समझ में आ भी रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है ना? ठीक है, कि ओमेगा एन है अंडर रूट के वाई एम। इससे डिपेंड जो हम ये अपने माइंड में सी वाई टू एम ले रहे हैं, ये ओमेगा एन में कंट्रीब्यूशन कभी नहीं कर सकता, ओमेगा एन में। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अब यहां तक ये हो गया। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, चलो पहले यहां तक उतारो, उसके बाद थोड़ा, क्योंकि छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा हो जाएगा, फिर यहां तक उतार लो, उसके बाद में यहाँ पर ये जीटा वाले टर्म बताऊंगा, डैम्पिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन है थोड़ा सा, ये हम कर लेते हैं पूरा, और उसके बाद ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें जैसे होती हैं यहाँ पर, ये कि किसके अंडर आ जाएगा। AK-47 बताई थी एक बार मैंने, है ना, शुरू में वो गनी चल गई थी, AK-47 का कौन सा वाला डैम्पिंग होता है, ये सब चीजें अभी यूज कर लेंगे। और ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी थे यार। हो गया यहाँ तक, हो जाए तो बताना प्लीज ना, तो आगे का डेरिवेशन करते हैं जल्दी से। हाँ यार, अब एक चीज और थी थोड़ी सी, एक्चुअली क्या हुआ,
चलो ओमेगा एन क्या हो गया, अंडर रूट के वाई एम। ठीक है, ओमेगा एन किससे रिलेट कर रहा था, सीधा सीधा ओमेगा एन, है ना, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से, डैम्पिंग से उसे कोई मतलब नहीं। बट जो हमारे पास ये आंसर निकल के आ रहा है उसमें क्या है, सी वाई टू एम का स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस सी वाई टू एम, ये हमारे रूट्स हैं अल्फा वन एंड अल्फा टू। अल्फा वन क्या हो जाएगा, प्लस वाला, अल्फा टू मान लेते हैं माइनस वाला, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। बट यहाँ पर क्या चीज हो रही है, इस चीज को समझो। तो क्या क्या होता है, आप अगर इस चीज को ऐसे देखोगे नए पेज पर, अल्फा वन टू इक्वल टू माइनस सी वाई टू एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी वाई टू एम का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर। अगर ये वाला रूट है तो आप क्या सोचोगे, आप ऐसे सोचोगे, एक इसका फिजिकल मीनिंग, एक इसका फिजिकल मीनिंग, है ना, दोनों के फिजिकल मीनिंग अलग अलग सोचते सोचते और उसके बाद कैलकुलेशन करोगे। एक तरीका ना कर लिया जाए कि इसमें से कोई ऐसा टर्म निकाल लिया जाए, ठीक है, एक ऐसा टर्म निकाल लिया जाए कि ये जो चीज है, आप पहले ये देखो, मैथ साफ दिख रहा होगा, सी वाई टू एम इज ग्रेटर देन ओमेगा एन स्क्वायर है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इतना ये मैथ समझ में आ रहा है ना। अगर ये बराबर है तो क्या आ जाएगी, जीरो। और अगर ये वाली चीज, ये वाली, ये पूरा वैल्यू तो ये इसके बराबर आ जाएगा। और अगर ये मान लीजिए ओमेगा एन स्क्वायर बड़ा है, ओमेगा एन स्क्वायर बड़ा है किससे, इससे ओमेगा सी वाई टू एम से, तो ये आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव। तो कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं निकल के। क्या करते हैं कि यहाँ दो चीजों को हमें देखना है, एक काम ना कर लिया जाए कि अगर ए और बी में कुछ रिलेशन देख रहे हो तो एक काम कर लो, ए बाई बी करके उसे एक नया कॉन्स्टेंट, नया रेशियो दे दो सी। अब इसको सी को क्या करना होगा, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन एंड इक्वल टू वन, इस सेंस में सोच लो। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मेहनत हुई है वाइब्रेशन के अंदर जो साइंटिस्टों ने कर ली, है ना। उसी के हिसाब से यहाँ की मेहनत मैं दिखा देता हूँ क्या क्या होती है वो, ठीक है। सी वाई टू एम और ओमेगा एन, क्या कर लो, ओमेगा एन को यहां से एक तरह से आप कॉमन लेने की कोशिश करो, ओमेगा एन आ जाएगा बाहर। भाई ओमेगा एन क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ओमेगा एन आ गया बाहर। यहां से क्या बचा, अंडर रूट ऑफ सी वाई टू एम का स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस वन, ये वाली चीज है। अब कुछ कहानियां हैं, कुछ नाम हैं जो कि आपको याद रखनी। क्या हुआ, सी वाई टू एम का स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, इसको बोला गया, मैं आपके नाम बता देता हूं क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं, चाय गिरी। इसको बोला गया डिग्री ऑफ डैम्पनेस, जो कि आपको याद रखते ही छोड़ देना, क्या बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ डैम्पनेस, बस लिख के छोड़ देना। आपको ज्यादातर ये नहीं पूछा जाएगा, जो अब बोलूंगा वो पूछा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डैम्पनेस। डिग्री ऑफ डैम्पनेस कहां से बना, इस फॉर्मूले से बना। इस फॉर्मूले में हमें एक चीज दिख रही है, क्या, सी वाई टू एम अपॉन सी वाई टू एम का स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर का जो रिलेशन है, जो रेशियो है, उससे रिलेट करना है वन को। एक्चुअली ये है जो फॉर्मूले में दिख रहा है, अंडर रूट के अंदर वाला। तो इस पार्ट को हमने बोला डिग्री ऑफ डैम्पनेस। बट जो हमारे लिए फिजिकल मीनिंग जिसका रहेगा वो एक्चुअली इसके सेंस में ना लेके, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में है, हम किसका लेके चलते हैं, सी वाई टू एम अपॉन में ओमेगा एन, जिसे क्या बोल देते हैं हम, सी वाई टू एम अपॉन में ओमेगा एन, जिसे क्या बोल देते हैं, डैम्पिंग, सॉरी डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है, इसे क्या बोलते थे, डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है, जिसका एक नया नाम निकाला गया, क्या, जैसे मैं भी बोल रहा था ना ए वाई बी को सी बोल दो, तो ऐसे ही इसका नाम निकाला गया जीटा। क्या, जीटा, डैम्पिंग फैक्टर, ये क्या है, जीटा, जो कि क्या है, सी वाई टू एम अपॉन में ओमेगा एन। फिजिकल मीनिंग किसका पता है, ओमेगा एन का अलग, फिजिकल मीनिंग किसका देखना है, सी वाई टू एम का अलग। सी क्या है, डैम्पिंग फैक्टर किससे रिलेट कर रहा है, सी क्या है, सी है वो जो डैम्पिंग सेंस था हमारा, कल जो समझाया था, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, सी का मतलब क्या है, याद आ रही है कुछ, इसीलिए वो रफली एग्जांपल दिया था किसका, सी वाई इक्वल टू म्यू इंटू ए वाई एल निकाल के, याद आ रहा है कुछ, सी इक्वल टू था म्यू ए वाई एल, इनटू में क्या था एक्स डॉट, वो क्या बन गया था एफ फोर्स, एफ विस्कस फोर्स, याद आ रहा है, एफ वी इक्वल टू सी इंटू एक्स डॉट। सी की वैल्यू क्या निकाली थी, एक थोड़ा जनरली फॉर्मूला निकाल के, म्यू ए वाई एल, इसका मतलब सी सीधा सीधा किससे रिलेट कर रहा है, विस्कोसिटी से। जितना ज्यादा विस्कस फ्लूइड यूज करोगे उतनी ज्यादा डैम्पिंग होगी, सी वाई टू एम से ये समझ में आ रहा है इस वाले पार्ट से। ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और इन्हीं का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, जीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो यहां तक ये चीज उतार लीजिए। यहां पर देखो दो नाम है, थोड़े से नाम पर ध्यान रखना, एक है डिग्री ऑफ डैम्पनेस, एक है डैम्पिंग रेशियो। डिग्री ऑफ डैम्पनेस हमारे स्क्वायर के हिसाब से है,
ठीक है, डिग्री ऑफ डैम्पनेस हमारे स्क्वायर के हिसाब से है। इसका दूसरा हम ये बोल सकते हैं इसे डैम्पिंग रेशियो, डिग्री ऑफ डैम्पनेस। तो डैम्पिंग रेशियो का एक फॉर्मूला और बन के आ गया, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो का। जनरली डैम्पिंग फैक्टर यूज किया जाता है आपकी गेट में। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर इक्वल टू क्या बन के आ गया देखो, अंडर रूट ऑफ क्या चीज, डिग्री ऑफ डैम्पनेस, डिग्री ऑफ डैम्पनेस, अंडर रूट ऑफ डिग्री ऑफ डैम्पनेस, है कि नहीं। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया 1 मार्क के हिसाब से, डैम्पिंग फैक्टर इक्वल टू अंडर ऑफ डिग्री ऑफ डैम्पनेस। इन चीजों को याद करके जरूर जाना। वैसे तो आपको डैम्पिंग रेशियो रट जाएगा ये जीटा, है ना। इसका नाम याद रखना, डिग्री ऑफ डैम्पनेस बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ डैम्पनेस। किस चीज को, जो अंडर रूट में निकल के आया ना, इसको डिग्री ऑफ डैम्पनेस बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ डैम्पनेस का अंडर रूट क्या होगा हमारा, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, जिसे हम जीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नोमेनक्लेचर होता है जीटा, जीटा। ठीक है, जीटा नहीं जीटा। ठीक है, यहां तक हुआ ये। ठीक, ठीक है। तो क्या निकल के आया भाई, हमारा एक टर्म नया निकल के आया है, जो ये बना लिया सबने, हो गया, आगे चला जाए। ठीक है, जो हमारा ये टर्म निकल के आया वो क्या है, जीटा इक्वल टू सी वाई टू एम अपॉन में ओमेगा एन। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी वाई टू एम ओमेगा एन। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ऑब्जेक्टिव के पर्पस पर, और इस पे 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, या 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो। मतलब इजी क्वेश्चंस आ गए आपके सेट में तो सीधा सीधा सी बाई टू एम ओमेगा एन से रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, बट जनरली 1 मार्क में देखने को मिलते हैं। जीटा इक्वल टू सी बाई टू एम ओमेगा एन। यहां से क्या मैं सी को, देखो अब क्या था, एक बात सोचो, सी वाई टू एम और ओमेगा एन, इन दोनों के रेशो तो चल रहे थे पूरे इस वाले रिलेशन में। सी वाई एम एक चीज थी, ओमेगा एन एक चीज थी, जो कि था के वाई एम, है ना। इन दोनों के रेशो चल रहे थे, तो दो अलग अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस सोचने पड़ रहे थे, नहीं समझ रहे। एम तो एक मास होता है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो तो हमें साफ दिख रहा है, वो तो एक सिस्टम का मास है। बट ओमेगा एन क्या है, वो के भी नहीं है, वो क्या है, के और एम का रेशो, है ना। इधर सी वाई टू एम क्या है, ये भी जैसे भाई देखो के अपॉन एम हो गया, उसका एक अलग फीलिंग आ गया। सी वाई एम का फीलिंग क्या है, उस मास के लिए कितना हमारा विस्कस फोर्स लग रहा है, विस्कोसिटी लग रही है। तो सी वाई एम किससे रिलेट कर रहा है, आपके डैम्पिंग से। ओमेगा एन किससे रिलेट कर रहा है, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। तो दोनों को हमने जब कंबाइंड किया रेशो को, तो वो रेशो किसमें बन के आ गया, जीटा में। तो जीटा जो है ना, वो एक तरह से मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस दे रहा है इन दोनों के रेशो का, दोनों के रेशियो का मैथमेटिकल, मतलब दोनों चीजें अलग अलग चल रही हैं एनवायरमेंट में, बट उन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है, जीटा, मैथमेटिकली। तो समझ में आ रहा है। जब मैं इस जीटा के बारे में समझाऊंगा आगे कि जीटा ग्रेटर देन 1, जीटा लेस देन 1, जीटा इक्वल टू 1, तब समझ में आएगा जीटा का फिजिकल मीनिंग। अभी नहीं आ सकता, अभी अगर समझोगे तो सभी चीजें एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, सब कुछ एक साथ हो गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है। अभी इसके फिजिकल सेंस पर मत जाओ, अभी इसका मैथ्स समझो। मैथ्स क्या कह रहा है, सी वाई टू एम क्या है, विस्कस, विस्कस और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेशियो। मतलब इसके अंदर सिर्फ विस्कोसिटी नहीं भरी पड़ी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भरी हुई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एस सी, समझ रहे हो। इसके अंदर डैम्पिंग तो है ही, बट इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ डैम्पिंग, ये दिख रहा है ये हाफ, सिर्फ और सिर्फ डैम्पिंग, जबकि इसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन देखो अभी सिर्फ, कि डैम्पिंग और फ्रीक्वेंसी दोनों के रेशियो को बता रहा है जीटा। फिजिकली क्या बताएगा वो अभी आगे समझाऊंगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। तो बस इतने के हिसाब से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जीटा इक्वल टू सी वाई टू एम, तो सी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सी इक्वल टू हो गया टू एम जीटा ओमेगा एन, ऐसे, ठीक है ना। C इक्वल टू हो गया 2m जीटा ओमेगा एन, या फिर सी वाई एम को हम लिख सकते हैं 2 जीटा ओमेगा एन, ऐसे हो सकता है।
जीटा समझ लेना जैसे बना रहा हूँ, सी वाई एम टू जीटा ओमेगा एन। क्या था हमारी इनिशियल इक्वेशन? फ्रॉम इनिशियल इक्वेशन कौन सी वाली इक्वेशन बनाई थी भाई? याद करो, ये वाली कौन सी वाली इक्वेशन थी ये? एक्स डबल डॉट प्लस सी वाई एम एक्स डॉट प्लस के वाई एम एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या ये लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट प्लस सी वाई एम को 2 जीटा ओमेगा एन प्लस के वाई एम को ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। क्या ये चीज हो सकती है ना? अब इसको, सॉरी एक एक्स छूट गया। अब इसको अगर फिर से वही अल्फा 1 अल्फा 2 में लिखोगे तो देखो आंसर क्या निकल के आ जाएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 में, एक बात बताओ, क्या मैं इस अल्फा 1, ये इक्वेशन समझ में आ रही है? एक इक्वेशन ऐसी भी आ जाएगी, किस सेंस में? जीटा के सेंस में। ये वही चीज है, बस इसको इस सेंस में हमने लिख लिया। एक बात बताओ, हमने इक्वेशन के सॉल्यूशन तो पहले कर रखे हैं, तो फिर से डबल मेहनत क्यों करनी? वही आपको फिर से वो बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac सीधा 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 ले चलूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैंने जस्ट इससे पहले यही इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर। बस क्या कर दूं यहाँ पर, सी वाई टू एम अपॉन ओमेगा एन को क्या कर दूं, सी वाई टू एम अपॉन ओमेगा एन को जीटा के सेंस में लिख लूं। तो वही जो जीटा के सेंस में आएगा आंसर, वही हमारे पास जो रिलेशन बन के आएगा, उसके फॉर्मूले के जो रूट्स हैं वो बन के आ जाएंगे जीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को ऐसे लिख लो, क्या क्या बन के आ जाएंगे, इसके जो रूट्स आ जाएंगे क्या क्या है। एक आया था माइनस सी वाई टू एम प्लस में ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ सी वाई टू एम का होल स्क्वायर अपॉन में ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस 1। ये था वो रफली जो हमने बनाया था अभी। बस इसको कैसे कैसे करना है, अल्फा 1 अल्फा 2। इसको एक काम करो, ओमेगा एन जो था ना, इसका ओमेगा एन को बाहर कॉमन ले लो, एकदम बाहर, एकदम बाहर। अंदर क्या हो गया, इसे माइनस को भी अंदर रखो, सॉरी सॉरी, इसके माइनस को अंदर रखो, इसके माइनस को हटाओ यहां से, एक मिनट, इसके माइनस को हटाओ। क्या हो गया अंदर, माइनस का सी वाई टू एम अपॉन में क्या हो गया, ओमेगा एन प्लस का एक ओमेगा एन तो यहां था, तो वही तो बाहर चला गया, क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ, ये क्या था, ये था जीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा है, माइनस में 1 तो कुछ बन के आ रहा है, देखो डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली वहीं से यूज कर लिया है ना, फिर से सीधे धनाचार्य नहीं लगा रहा। तो ओमेगा एन ब्रैकेट में माइनस में ये क्या बन गया, फिर से जीटा, तो इजी होता जा रहा है, प्लस में अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, बहुत इजी हो गया। अब मैं आपको समझा सकता हूँ फिजिकल मीनिंग भी आगे, फिलहाल अभी इसको इक्वेशन तक समझो इस चीज को। तो यहां से अल्फा 1 अल्फा 2 क्या निकल के आ गए हमारे, यहां से अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या निकल के आ गए, माइनस जीटा प्लस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये बहुत छोटा हो गया, इनटू ओमेगा एन। पहले यहां तक लिख लो, फिर अगले पेज पे लिख लूंगा दोनों पार्ट, है ना? कुछ समझ में आया यहां तक? पार्थ जी कोई डाउट? देखो सुनो, क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या किया था, माइनस सी वाई टू एम प्लस ओमेगा एन अंडर रूट सी, क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है। क्या था, दो अलग अलग फिजिकल मीनिंग लेके चलने पड़ रहे थे। मैंने क्या किया, एक अलग फिजिकल मीनिंग, एक अलग फिजिकल मीनिंग, दोनों को मैथमेटिकली रेशियो में डिवाइड कर दिया। और वो जैसे वो मैथमेटिकल रेशियो में डिवाइड, ओमेगा एन का फिजिकल मीनिंग आपको पता है, ठीक है? तो आपने क्या किया, इन दोनों को जब रेशियो में डिवाइड किया, तो इसको हमने बोला जीटा का स्क्वायर, एक नया टर्म दे दिया जीटा, जीटा जिसे क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर। और इसी जीटा के टर्म्स में अब ये इक्वेशन निकाली, तो ओमेगा एन को बाहर ले लिया, ओमेगा एन को जैसे बाहर लिया, तो ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे बन के आ गई, इसकी जीटा बन जाएगी, और ये हमारे फैक्टर बन गए, जो थे कभी ये, वो जीटा के टर्म्स में क्या बन गए, ये बन गए। कोई दिक्कत तो नहीं, बस जीटा का टर्म मत भूलना, दैट इज द डैम्पिंग फैक्टर, जो कि होता है सी वाई टू एम अपॉन में ओमेगा एन। ठीक है, अभी फिजिकल मीनिंग उसका नहीं बताया, उसकी टेंशन है मत लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सॉरी प्लस माइनस भूल गया मैं, सॉरी सॉरी, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना, अल्फा 1 और अल्फा 2। ठीक,
ठीक है, चले यहां तक हुआ, आगे चले। बताइए कोई डाउट तो नहीं, बताओ बताओ। अच्छा, कोई भी डाउट है तो बताओ, हाँ पूछो। हाँ तो हाँ बोलो। सी, सी तो कल हमने प्रूफ किया था, आपको शायद याद होगा। सी क्या था, कल एक प्रूफ किया था, एफ वी विस्कस इफेक्ट, क्या निकाला था हमने, म्यू ए वाई एल इंटू वी, याद आ रहा है। म्यू ए वाई एल एक कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम, विस्कोसिटी कांस्टेंट, ये विस्कस डैम्पिंग थी, ये फ्रिक्शन नहीं थी, ना ही ये वो थी स्टिफनेस वाली, ये क्या थी, विस्कस थी। तो विस्कस में विस्कोसिटी तो होगी क्योंकि फ्लूइड होगा, उसका कुछ एरिया होगा क्रॉस सेक्शन जो कि टच हो रहा होगा, इस सेंस में जो दिख रहा होगा, कल बताया भी था कि विस्कोसिटी, अभी आप एफएम में पढ़ोगे विस्कोसिटी वगैरह ना, तो तब ये और ज्यादा इजी हो जाएगा आपको समझना। लेंथ क्या है, लेंथ है उन दोनों के बीच का गैप, है ना, जो नो स्लिप कंडीशन है और जो हमारी भाग रही है नीचे की तरफ, कौन सी वाली चीज भाग रही है, जो मास जो हमने डिस्टर्बेंस दिया है ना उस बॉडी पर, वो जो नीचे की तरफ जा रहा है वो वेलोसिटी से जा रहा है, उस वेलोसिटी और हमारी जो नो स्लिप कंडीशन उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है एल, है ना, ये हमने बहुत कम गैप माना हुआ है। इसकी जो वैल्यू ली थी ना कल, वो ली थी हमने सी, क्योंकि ये एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, म्यू ए एंड एल, है ना, ये वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसी को बोला था सी। तो सी किससे रिलेट कर गया, सी रिलेट कर गया हमारे डैम्पिंग से। डैम्पिंग का मतलब कि मेरे एम्पलीट्यूड कम कर रहा है, कुछ विरोध लगा रहा है, पर विरोध ये वो नहीं है रिस्टोरिंग फोर्स, ये विरोध हमारा किसी एम्पलीट्यूड को कम करने का है, मतलब डैम्प करना, डैम्प करना मतलब एम्पलीट्यूड को कम करना, एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम जा सकते हैं ना उसको रोकने की कोशिश करना। तो ये जो चीज है ये थी हमारी सी। अब सी वाई टू एम क्या होगा, इसको भी क्या सेंस सोचोगे, सीधा सीधा डैम्पिंग। डैम्पिंग कैसा, डैम्पिंग कैसा, वही जो मैंने सी के लिए आपको समझाया। इसका फिजिकल मीनिंग किससे रिलेट कर रहा है, सिर्फ डैम्पिंग से, जबकि ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन, ओमेगा एन तो फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी, और मैंने क्या ले लिया इन दोनों का ही रेशो, जीटा। तो ओमेगा एन मतलब फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग दोनों समाहित हैं जीटा के अंदर, वो हमें अभी समझना है, बस जस्ट पहुंचने वाले हैं फिजिकल पर। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो गया, ठीक, मैथमेटिकली। अब बताना, दो रूट निकल के आ गए भाई, कौन कौन से, अल्फा वन की वैल्यू आ गई यहां से, अगर हम ऐसे देखें, माइनस जीटा ओमेगा एन, है ना, प्लस ये, चलो ओमेगा एन को बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है, माइनस जीटा प्लस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस जीटा प्लस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस वन इंटू ओमेगा एन, ओमेगा एन तो बाहर चल ही रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, माइनस जीटा प्लस, एंड जबकि अल्फा टू क्या है, अल्फा टू है माइनस जीटा माइनस ऑफ अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, इफ इफ जीटा इक्वल टू वन, यहाँ इन रूट के हिसाब से देखो, इफ जीटा इक्वल टू वन तो क्या हो जाएगा, अल्फा वन और अल्फा टू दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, है कि नहीं, माइनस जीटा माइनस ओमेगा एन हो जाएगा सीधा सीधा। अगर जीटा इक्वल टू वन है, अभी फीलिंग समझाऊंगा इसकी, इसकी टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ मैथ्स कर लो एक बार। जीटा इक्वल टू वन होते ही क्या हो जाएगा, अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू अल्फा, एंड दिस वैल्यू इज विल बी माइनस जीटा इनटू ओमेगा एन, है ना, और जीटा की वैल्यू आपने क्या ले रखी है, वन, तो वन का स्क्वायर वन वन जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, बट जबकि ये तो जीटा है ना, और जीटा की वैल्यू वन ले ली तो क्या हो जाएगा, माइनस में वन गुणा ओमेगा एन, जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जीटा कहाँ गायब हो गया, तो वन लिख रखा है, वन गुणा ओमेगा एन, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस ओमेगा एन, जबकि दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा क्या मतलब ये सब एक लाइन में लिखे हुए हैं, तो अल्फा टू भी सेम है, अल्फा वन भी सेम है, माइनस जीटा, सॉरी ये भूल गया था, ओमेगा एन माइनस जीटा ओमेगा एन, बात क्लियर है। जीटा वर्ड नहीं आएगा तब जब जीटा इक्वल टू वन है, तो फिर जीटा लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ पर जीटा ओमेगा एन आता ना, तो वो जीटा लिखने की जरूरत नहीं कि वन मान रखा है आपने, क्या ये जीटा इक्वल टू वन की कंडीशन, इफ, अब ऐसे लिख लेते हैं, इफ जीटा is less than 1 और zeta is greater than 1, मतलब क्या है, अगर ये कुछ भी वैल्यू कुछ भी, अभी ये मत समझो कि क्या वैल्यू है, इनके दोनों के अलग अलग फिजिकल मीनिंग, अभी फिजिकल मीनिंग पे मत जाओ, ये दोनों अलग अलग, अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे मैथमेटिकली, अगर जीटा की वैल्यू वन नहीं कुछ और है ना, चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं, जीटा इज नॉट इक्वल टू वन, तो अब बताइए अल्फा वन कुछ होगा, अल्फा वन कुछ होगा, क्या होगा, माइनस जीटा प्लस ये जो दिख रहा है ऑब्वियस है कि आपको दिख रहा है, ठीक है, अब ये बताइए मुझे
क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होंगी अगर जीटा इज ग्रेटर देन और लेस देन 1 है तो? नहीं, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, दोनों वैल्यू होंगी अलग अलग। और अगर ये दोनों अलग अलग होंगी, अगर ये दोनों अलग अलग होंगी तो इसके लिए अपने एक सॉल्यूशन बनेगा एक्स का, और इस वाले के लिए जीटा इक्वल टू 1 के लिए एक अलग सॉल्यूशन बनेगा। यस और नो? है ना, एक उसके लिए सेम सॉल्यूशन के लिए बनता है और एक अलग के लिए बनता है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है तो मैथ्स एक बार करो जल्दी से, जो हमारी मैथ्स होती है उसको करो एक बार। बाकी फॉर्मूले फाइनली जो निकल के आएंगे वो तो याद रहते हैं, ठीक है, उनका आउटकम याद रहता है, बट मैथ्स तो याद नहीं रहता ना। जल्दी से करो। अगर हमारे पास सेम रूट्स हो तो क्या क्या हो जाता है सॉल्यूशन? किसका सॉल्यूशन चल रहा है भाई? ये आप मैथ्स भूल तो नहीं गए? किसका सॉल्यूशन चल रहा है? ये इसका चल रहा है, इसका d2 प्लस dx प्लस dx। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? हाँ शायद गड़बड़ कर दिया। हाँ, ये है cy2m d प्लस ky m, ऐसे इसका सॉल्यूशन चल रहा है बराबर 0। याद है कहानी यहां से शुरू हुई थी, है ना? ये x तो नहीं ले रखा ना अभी तक, समझ रहे हो मेरी बात? ये x नहीं ले रखा अभी तक, इसके सॉल्यूशन किए हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो इसके सॉल्यूशन क्या निकल के आ गए? α1 एंड α2। इसमें x तो कहीं नहीं था, x तो यहाँ है ना मल्टीप्लाई में, है ना? अब क्या है, ये α1 α2 को इसमें रख के x की वैल्यू बतानी है। इतना मैथ्स याद आ रहा है? क्या निकलता है जिस टाइम पर, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं, इसको शायद सॉल्यूशन ही बोल देते हैं ना। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस ए ऐसे होता है ना। हाँ, पी आई प्लस ए है ना। हाँ ठीक, और पी आई क्या है यहाँ? 0 है, क्योंकि वो इस साइड वाला 0 है। आप रिवाइज कराते हो याद आ जाता है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से जो सॉल्यूशन है, और अगर हमारे दोनों, अब यहाँ से समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर यहाँ से दोनों मेरे सॉल्यूशन है सेम तो यहाँ लिख दूं आगे। अगर दोनों सॉल्यूशन दोनों रूट है सेम तो सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? C1 प्लस, थोड़ा सा हेल्प कराओ, C1 प्लस C2 ना आप भूल गए x। हाँ वही ना, आपके हिसाब से चलो x चला दो, आपके हिसाब से x e की पावर अल्फा x। याद आ रहा है ना? आपने खुद नहीं बोला, ये क्या है? x आपके हिसाब से, बट यहाँ क्या था उस टाइम पर? मैथ्स में y था यहाँ। भाई ये ऑब्वियस मैं आपसे मैथ्स पूछ रहा हूँ, मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ आपसे। y इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू e की पावर अल्फा x, ये मैथ्स में y था और ये x पर डिपेंड करता था। यहाँ क्या होगा ना अल्फा तो अल्फा है, अभी यहाँ जीटा नहीं आएगा, फिर गड़बड़ कर दिया। इस डी में क्या था? इस डी में, इस वाले फॉर्मूले में आपके हिसाब से क्या हुआ करता था मैथ्स में फॉर्मूला? मैथ्स में क्या हुआ था फॉर्मूला? मैथ्स में था डी स्क्वायर प्लस कुछ भी है cy2m, समझ गए ना? cy m था ये, ठीक है। cy m इंटू डी प्लस ky m इंटू यहाँ हुआ करता था y इक्वल टू 0। तो x पता है कहाँ हुआ करता था इसमें? इस d के अंदर। d क्या था? d अपॉन dx, है ना? तो अब बताओ इस वाली इक्वेशन में क्या है? इस वाली में dy dx dy dt चल रहा है पहले से ही, ये तो पहले से चल रहा है, मतलब बचपन से चल रहा है वाइब्रेशन के। वेरिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएशन टाइम के, भाई ये तो बचपन से चल रहा है, समझ में आ रहा है? ये तो स्टार्टिंग से है ना। ये जो dy dt आया था x डबल डॉट था ये, तो x डबल डॉट का मतलब क्या था? d2xy dt स्क्वायर। याद आ रहा है? बस मैंने क्या किया, मैथ्स का ये हेल्प लेके आपको सीधे इक्वेशन लिख दी अल्फा इक्वल टू जीटा इक्वल टू 1 के लिए। क्या लिख दूंगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये है डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू। कब? जब डैम्पिंग चल रही है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1 कोई कांस्टेंट, प्लस में C2 कोई कांस्टेंट दूसरा, इनटू में x नहीं आएगा, क्या आएगा? t, इनटू में e की पावर अल्फा ही तो है फॉर्मूला, है ना? अल्फा। अभी पहले एक बार थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। अल्फा टी, एक बार मेहनत कर ली तो अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है? बस यहीं से तो आपको सब दिख जाएगा, यहीं से सब दिख जाएगा। ये दिख गया है, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का ग्राफ वगैरह आता है तो, है ना? तो दिख जाएगा, साफ दिख जाएगा ये क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, है ना? अभी हम इनके ग्राफ भी बनाएंगे, बट पहले थोड़ा मैथ्स और इसका और कंप्लीट कर लेते हैं। इस वाले में क्या होता है जब अल्फा1 अल्फा2 अलग अलग होते हैं? रमेश जी कुछ याद आ रहा है? मैथ्स, अगर देखो मैथ्स याद नहीं आएगा तो ये पूरा रटना पड़ेगा, क्योंकि ये किसकी हेल्प चल रही है? ये वाइब्रेशन नहीं चल रहा, अगर सही बताऊं तो ये वाला पार्ट चल रहा है मैथ्स। जो वाइब्रेशन आएगा वो तो इनके आउटकम को मुझे यूज करके दिखाना है डायग्राम,
कि हाँ भाई ये है ओवर डैम्पिंग, ये है क्रिटिकल डैम्पिंग, ये है, ठीक है। अल्फा 1 और अल्फा 2 है तो आंसर हो जाएगा आपका C1 इंटू ई की पावर अल्फा 1 टी प्लस C2 इंटू ई की पावर अल्फा 2 टी, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा, ठीक, बढ़िया, गलत मत बोल देना, ठीक है, हाँ ठीक है, अगर गलत बोल गए तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा आउटकम तो सेम आना है, मतलब मुझे तो आउटकम को पता है कि क्या आना है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, x इक्वल टू C1, इसमें क्या होगा e की पावर अल्फा 1 टी प्लस C2 e की पावर अल्फा 2 टी, ठीक है। अल्फा 1 क्या है भाई, यहां पर C1 L e की पावर अल्फा 1 क्या है, जीटा के टर्म्स में निकाल रखा है, ये रहा। जब अल्फा भाई जब जीटा इज नॉट इक्वल टू 1 तभी तो आपने बोला अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2, नहीं समझे, थोड़ा मैथ्स हटा देता हूं, ये तो मैथ्स ही था, इसको हटा दूं, ये y के टर्म्स में था, ये तो आपको पता है, ये भी पता है, कहां गया भाई, ये भी पता है, क्या बचा यहां से, मैंने क्या लिखा था, अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2, क्यों भाई, क्योंकि जीटा इज नॉट इक्वल टू 1, इसीलिए अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर नहीं था। तो अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर नहीं था, तो ये इक्वेशन लिखनी पड़ी। तो अल्फा 1 का कितना वैल्यू जब जीटा इज नॉट इक्वल टू 1, एक तो है प्लस एक है माइनस, है ना, तो लिख लो भाई एक है प्लस एक है माइनस, थोड़ी मेहनत कर लो मान जाओ, प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी प्लस C2 इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा, मैथ से डर रहे हो, माइनस जीटा माइनस में अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर एंड माइनस वन इंटू टी, दिस इज द सेकेंड रिलेशन, वैसे गए कौन, अच्छा चलो, ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन, ठीक है, ये आपने सही भी है ना, हाँ ऑब्वियस सही है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के, ये अगर हमारे पास डिफरेंस है तो, ठीक है, चलो ये हमारे पास फाइनली निकल के आ गई वैल्यू। अब मुझे मैथ्स का थोड़ा सा आपको हिंट देना पड़ेगा, कौन सा वाला क्लास, 11th क्लास, प्ले विद ग्राफ, याद आ रहा है कुछ, अरिहंत की एक बुक आया करती थी, हाँ प्ले विद ग्राफ, अरिहंत की बुक आया करती थी 11th क्लास में, नहीं देखी, अभी कहोगे कि यार आप तो सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ा करते थे, फिर प्ले विद ग्राफ कहां से पढ़ ली, जो बात है सही। हाँ हाँ, अल्फा 1 की जगह ये आ गया, अरे एक चीज और छूट गई है सौरभ जी, एक चीज और छूट गई, ओमेगा एन टी, ओमेगा एन भी तो छूटा है, ये रहा लास्ट में, हाँ यही वाला पूछ रहे थे कुछ और, हाँ माइनस जीटा प्लस, कहां पर, इस वाले में, हाँ ये देखो सौरभ जी क्या हो रहा है ना, एक्चुअली थोड़ा मैथ्स चल रहा है, मैथ्स में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसमें कुछ ऐसा हुआ करता था कि x इक्वल टू क्या बोलते थे भाई इसे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था प्लस ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ करते थे, है ना, ऐसे नहीं पीआई, सॉरी हाँ पीआई है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे कुछ है ना, हाँ। ये जो है दोनों का सम हुआ करता था, आई थिंक सो, है ना, हाँ। तो हाँ अब देखो ध्यान से, ये जो पीआई था वो क्योंकि इधर वाली वैल्यू के हिसाब से निकल के आता था, वो है 0 हर जगह, तो ये तो हो जाएगा टर्म खत्म, ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू सिर्फ वही यूज होगी, ये वैल्यू आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स के ऊपर डिपेंड करती थी, अगर रूट है बराबर, इसमें कब ये रूट बराबर बने, बताओ सर जी, ये कब रूट बराबर बने, ये फर्स्ट कंडीशन बता रखी है मैंने, कब रूट ये बराबर बन रहे हैं, जब जीटा 1 होगा तो ये पार्ट कट जाएगा प्लस माइनस वाला, जब ये कट गया तो ये तो 0 रह गया, जब 0 रह गया तो बराबर तो बन गया ना, है ना, तो इसी के हिसाब से तो आपने ये इक्वेशन लिखी मैथ्स वाइज, कि y इक्वल टू होता था, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल रूट की इक्वेशन लिखा करते थे ना, तो वो हुआ करती थी y इक्वल टू एक कांस्टेंट प्लस दूसरा कांस्टेंट इनटू में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं, इनटू में e की पावर जो भी रूट आए वो दोनों बराबर है, इस वजह से अल्फा आ गया, भाई दोनों रूट बराबर है तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर क्या ले लिया, अल्फा, है ना, भाई दोनों चीजें बराबर है तो एक कांस्टेंट के बराबर अल्फा, तो अल्फा इंटू एक्स, ये मैथ्स था तो मैंने यहाँ y लिखा हुआ है ना, मैथ्स था ये बाय मैथ्स। अब मैंने अगर उसे इसमें लगाया, किसमें, अपने वाइब्रेशन में, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, मेरा वेरिएबल क्या है, मेरा वेरिएबल है टाइम t, है ना, क्या मेरा आउटकम निकला x, क्योंकि मेरी इक्वेशन x के टर्म में थी,
तो x इक्वल टू मैं ऐसे लिख दूंगा c1 प्लस c2 इंटू वेरिएबल t इंटू ई की पावर अल्फा टी। अब नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, यहाँ अल्फा टी मैंने अल्फा लिखा है ना कि अल्फा 1 या अल्फा 2, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर कुछ भी लिखोगे, कुछ भी, कब, जब ये दोनों, ये वाली जो चीज है ये किसके लिए वैलिड है, ये वाली चीज, ये वैलिड किसके लिए है, ये वैलिड है जब अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 है। और अगर अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 है तो जीटा क्या है, 1, जीटा 1 है। यहाँ क्या हो चुका है, यहाँ जीटा ये लिखे और ये जीटा की वैल्यू 1 थी तभी तो ये लिखा है ना, तो ये जीटा गायब हो चुका है, ये इसमें अंडरस्टूड है कि 1 वैल्यू है। तो यहाँ ओमेगा एन क्या है, ओमेगा एन के आगे जीटा लिखा हुआ है जो कि है 1 वैल्यू का, है ना, समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा बट है वहां पर 1 वैल्यू का, ठीक है। चलो ये सेकंड वाली चीज समझ में आ गई। सेकंड वाली में क्या हुआ, वही पुराना वाला फॉर्मूला, फिर से वही डिफरेंशियल इक्वेशन से c1 e की पावर अल्फा 1 t प्लस c2 e की पावर अल्फा 2 t, दोनों वैल्यू हैं अलग। अब आ जाओ थोड़ा सा, हाँ ना 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 ये याद नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये था मैथ्स। अब मेरे वाइब्रेशन पे आ जाओ, सुनो 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 रमेश जी, अब ध्यान दो अच्छे से। भाई देखो ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली चीजें, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, क्या, अल्फा 1 2 इक्वल टू माइनस जीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन, कब, इंटरव्यू में, ठीक है, वो चीजें आपके इंटरव्यू में चलेंगी। बट हमारे यहाँ जो क्वेश्चन का सेंस आ सकता है वो आएगा इस जगह। आपसे ये वाली चीजें डिराइव भी नहीं करवाएं, बट मुझे तो ऑब्वियस आपको ये चीजें बतानी थी कि कैसे कैसे क्या है। अब मुझे आउटकम से मतलब अपने वाइब्रेशन में आउटकम से, ये तो मैथ्स था प्योर, आउटकम देखना, बताना मुझे थोड़ा सा e की पावर ax का ग्राफ क्या हुआ करता था, प्लस में है ये, एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता था, सही सही सही। इतना अगर सब नहीं सोच पा रहे हो तो इसका मतलब मैथ से बहुत बहुत आपने चीटिंग की है ना, बहुत चीटिंग की, बस पर्चियां देखी और बगल वाले से निकलवाए कि इस वाले क्वेश्चन की तू निकाल चल, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो बताओ क्या था इसका, यहां पर याद करो x की वैल्यू 0 पर, ये y हुआ करता था ना, y, ये पुराना मैथ्स चल रहा है, पुराना मैथ्स, ये वही आपका पुराना मैथ्स चल रहा है, ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए। x की वैल्यू अगर 0 तो पॉइंट कौन सा बैठ गया, 0 0 0। y की वैल्यू क्या, हाँ मतलब अपने हिसाब से 0 अभी, और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, e की पावर 0 और e की पावर किसी की पावर 0 हो 1, ये कहां से जाएगा, ये 1 से जाएगा, ये वैल्यू 1 से होती जाएगी, कितनी जाएगी, अब x की पावर इनफाइनाइट लिखो, e की पावर क्या हो गई, इनफाइनाइट, यार एक बात बताओ प्रतीक जी, या तो आपने चश्मा लगा रखा है या माइनस कहाँ लिख रखा है मैंने, आप खुश नहीं, अपनी मर्जी चल रही है, अपनी मर्जी, ठीक है। अरे ए है ये, ए है ना, तो e की पावर 0, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख लिया कि a की यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब मैं पहुंच गया अपने सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर, वहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट, तो ऑब्वियस है पॉइंट कहाँ बैठेगा, इनफाइनाइट पर। कर्व का ग्राफ होता है y इक्वल टू mx, तो है नहीं, कैसे जाएगा कर्व, ऐसे इस तरह वाला कर्व जाता है इसमें, ठीक है, ये क्या हो गया। और माइनस एक्स पर क्या होगा, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे माइनस इन्फिनिटी, अब पूछ रहा हूं, तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, है ना, इसको ऐसा मतलब अनडिटरमाइंड, ये 1 अपॉन ई की पावर, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा, टेंस टू लिख रहा हूं हर जगह टेंस टू ऐसे करके, तो ये क्या आ जाएगा 0 टेंस टू, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ से भी कर्व और ये 0 के पास, तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये एसिम्पटोट, y पर, ये x पर क्या होता है, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट याद है ना, जो इनफाइनाइट पर जाके मिले, जो इनफाइनाइट पर जाके मिले, इनफाइनाइट पर जाकर वो 0 होगा, और ये इनफाइनाइट पर जाके इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि इनफाइनाइट पर जाके पीछे की साइड में 0 होगा। ये था प्लस वाला, बताना जरा, अगर ये प्लस वाला था, मुझे वाइब्रेशन में क्यों समझा रहा हूँ, फिर वाइब्रेशन में इसलिए समझा रहा हूँ, कोई भी पॉइंट ऐसे, अगर ये, सुनो प्लीज, अगर ये मास ये पाथ फॉलो करते हुए जाना चाहे अपने मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब अपनी, अगर ये टाइम के साथ जो x है वो ये वाला फॉलो करे, समझ रहे हो मेरी बात, ये y इक्वल टू एम एक्स ना, y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ना लेके मैं क्या लिख रहा हूं, x इक्वल टू ई की पावर ए टी, समझ में आ रहा है कुछ, ए कोई भी एक कांस्टेंट e की पावर 80, तो अब बताना टाइम, बहुत बढ़िया, टाइम के साथ अगर टाइम चेंज करोगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी चेंज होगा, पहली बात तो बताओ चेंज होगा, टाइम के साथ अगर टाइम चेंज करो तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा या नहीं, इस बॉडी का डिस्टर्बेंस दे दिया, कोई फोर्स ऐसे लगा दिया, डिस्टर्बेंस दे दिया, टाइम के साथ चेंज होगा, कैसा होगा, क्या वो आप ऐसे जा रहा है या फिर वो आगे ही जाते जा रहा है,
ध्यान से देखो, क्या वो आगे जा रहा है या ऐसे जा रहा है? अरे टाइम कहाँ से शुरू होता है? बिल्कुल भी बेसिक नहीं है आपके शुरू। टाइम कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। तो क्यों माइंड में ये लेके चल रहे हो, है ना? और ये भी लेके चल रहे हो तो पता नहीं कौन सा वाला लेके चल रहे हो, वैसे ही उसकी वैल्यू अलग होती जा रही है। भाई ये y की थी ना, तो आपके हिसाब से x की वैल्यू होगी, पता नहीं कौन सा लेके चल रहे थे। समझ में आ रहा है कुछ? टाइम कहां से शुरू हुआ? जीरो से। और जब टाइम जीरो से शुरू हुआ तो हमेशा क्या चलता जा रहा है? मेरा एक्स। मेरा एक्स क्या चलता जा रहा है? हमेशा बढ़ता जा रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो एक्स भी क्या हो रहा है? एक्स भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। बढ़ता ही जाएगा तो बताना ये कभी रुकेगा? कहाँ जाएगा? ये इनफाइनाइट पर जाएगा। इसका मतलब ये कोई वाइब्रेशन है नहीं। तो याद रखना, अगर ई की पावर में कोई फंक्शन है, सिंपली वाला, आयोटा वाला नहीं। आयोटा के में क्या आ जाता है? वहां पर साइन वाला और कोस वाला फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ इमेजिनरी रूट नहीं आएंगे अभी, अभी तो ये रियल रूट है ना अपने। तो अगर ये यहाँ पर इस तरह का फंक्शन बना रहा है जो कि ई की पावर प्लस में या माइनस में कोई रियल वैल्यू है, जीटा की वैल्यू रियल थी ना, है ना? कोई रूट हमारे कोई ऐसे थोड़ी अभी निकाले, अभी जब निकालेंगे उसमें जीटा इज लेस देन 1 पर, वो कहानी अलग चलेगी। अभी क्या है? अभी कौन से वाले चल रहे हैं कि या यहाँ पर, अभी चलो रूट वाली कहानी छोड़ो, अभी पहले ये बताओ, अगर ई की पावर कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू टाइम आ जाए बिना आई के, तो अगर कांस्टेंट टी है तो क्या वो कभी वाइब्रेशन इक्वेशन को दिखाएगा? नहीं। और वाइब्रेशन होगा उसमें? कभी नहीं। टाइम के साथ वो नीचे ही जा रहा है बस। और एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? मीन से बढ़ती जा रही है। दिख रही है ना? एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ में एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सॉरी, एक्स इधर है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये क्या है? ये टाइम है, ये एक्स। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम। कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जनरली यूज कौन सा होता है वाइब्रेशन में? माइनस, क्योंकि हमेशा क्या आ गया उस फॉर्मूले में? अल्फा 1 और अल्फा 2 में माइनस सामने लिखा हुआ है। कुछ समझ में आया था? माइनस। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 के हिसाब से बता दूंगा माइनस क्यों आएगा। आप कहोगे सर प्लस भी तो आ सकता है, वो सारी चीज प्रूफ करूंगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी सिर्फ ये बताओ, ये वाला एक ग्राफ समझ में आया कि इसमें वाइब्रेशन होगा क्या? नहीं। आई नहीं लेना है, याद रखना, ये आई वाली कहानी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन से आएगी, फिर से मैथ फंसेगा यहाँ। ठीक है। अब दूसरा ई की पावर माइनस ए एक्स का फॉर्मूला बताइए इसका। ये भी सेकंड ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होता है? माइनस ए एक्स का। पहले एक सिंपल सोचो, एक्स की वैल्यू क्या है? 0, वाई की वैल्यू ई की पावर 0, मतलब यहां से तो जाएगा ही जाएगा, 1 से तो जाएगा। सुनो, 1 से तो जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा? 1 से जाएगा। 1 अब तो क्या मिरर इमेज कैसी वाली लूं? ऐसी वाली? तो ऐसे जाएगी सिर्फ इतने गैप में? समझते रहना इस चीज को। ऐसे क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? एक्स की पावर, अगर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखूं तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी पर जाएगा। समझ रहे हो? एक्स की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी कर रहा हूं तो वाई किस में जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। यस। एक्स की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी कर रहा हूं प्लस में इन्फिनिटी कर रहा हूं तो वाई कितना चला जाएगा? एक्स की पावर प्लस इन्फिनिटी तो ई की पावर माइनस में इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, तो टेंस टू क्या हो गया? 0। तो ये क्या चला जाएगा? y टेंस टू 0। ये मैथ्स इतना क्लियर होता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, टाइम इक्वल टू, अगर टाइम में अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो ये टाइम हो गया, ये एक्स हो गया, है ना? वाइब्रेशन के हिसाब से ये टाइम हो गया, ये एक्स हो गया। अब यार ऐसे गलती मत करना ना, पता उतारने होते हुए ऐसे कर लो, ठीक है? ऐसे मत करना। पता लगा उतारते हुए भी यही कर लो, इतना तो समझ में आ जाता है ना कभी कभी। ठीक है, वही वाली बात आ जाती है मेरे माइंड में थोड़ी सी। ठीक है, दूसरी क्लास भी चल रही है ना मेरी, इसलिए। ठीक है, ये क्या है? ये है टाइम और ये है एक्स, और ये जाएगा 1 के कोरिस्पॉन्डिंग एंड इसके कोरिस्पॉन्डिंग, ऐसे जाएगा ये ग्राफ या नहीं? इतना क्लियर हो रहा है? ये यहां से लेके जाना है आपको अभी फिलहाल, है ना? जबकि वाइब्रेशन कैसा होता है वो आगे दिखाऊंगा। फिलहाल अभी ये दिख रहा है, यहाँ का फंक्शन क्या हो गया? ई की पावर माइनस एटी वाला। इसमें भी क्या है? क्या आई वाला फंक्शन है? अभी नहीं, फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। आई वाला फंक्शन है? नहीं। अगर ये आई वाला फंक्शन नहीं है तो क्या हो रहा है टाइम के साथ? इसका टाइम के साथ क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है? ऐसे फंक्शन में अगर ये चीज ऐसे है तो वैल्यू क्या हो रही है? भाई ऑब्वियस है, नेचुरल में तो नहीं हो सकती, है ना? नेचुरल में तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट चलेगी, एक्स एक्स एक्स। नहीं, ये वाली क्या है? ये तो चेंज हो रही है, बट जो चेंज हो रही है वो क्या रहेंगी? मैक्सिमम दोनों साइड में कांस्टेंट रहेंगी।
इस ग्राफ में बताइए, आप समझ पा रहे हो एक्स की वैल्यू? अगर मैं ऐसे प्लस बोल रहा हूं तो ये एक तरह से प्लस का सेंस क्या लिया मैंने, फिजिकली नीचे। कंफ्यूज नहीं होना, इतना मैं मान सकता हूं ना आपकी ये विजुअलाइजेशन है ना। अगर मैं इस ग्राफ में इसे प्लस दिखाऊं तो यहाँ क्या हो गया, ये प्लस। इस ग्राफ में अगर इसे माइनस दिखाऊं तो ये क्या हो गया, ये माइनस। इतना तो चलता है ना माइंड में, ये फिजिकल, ये आपका थ्योरेटिकल। तो अगर बताना, अगर ये लाइन आपकी इससे नीचे जाती तब तो था ना ये कि वापस आता, इस मीन को क्रॉस करता। ये लाइन तो इसके नीचे जा ही नहीं रही। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये लाइन इसके नीचे जा ही नहीं रही, इसका मतलब ये क्या है कि ये अपनी मीन पर आके जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब अगर ये इनिशियली t इक्वल टू 0 पर कहां था, इस मीन से यहां था। अगर ये इनिशियली t इक्वल टू 0 पर कहां था, मीन से ये थोड़ा सा दूर था, कितना था, x था। क्या होगा फिर इसमें, इस वाले सिस्टम में क्या होगा, इसमें धीरे धीरे टाइम बढ़ते बढ़ते इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। बड़ा ही अजीब हो रहा है भाई। ऐसे क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है डैम्पर, स्प्रिंग नहीं, डैम्पर। स्प्रिंग मत सोचो यहाँ पर। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये जो फॉर्मूला बन के आ रहा है e की पावर 80, एक्चुअली वो किसकी वजह से आ रहा है, वो है डैम्पिंग में। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन था वो अलग ही था, वो साइन वाला था, आर साइन ओमेगा एन टी प्लस 5। कुछ याद आ रहा है ना? नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो पूरा हो चुका है अच्छे से। तो वहां पर कभी भी ऐसा पढ़ा कि e की पावर अल्फा टी है, बस वहां पर क्या था, आर साइन ओमेगा एन टी प्लस 5, है ना। तो मतलब साइन फंक्शन था उसमें, किसमें, आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी में। यहां पर जब ये चीज आई है तो ये क्या है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कौन सी वाली जा रही है, ये जा रही है डैम्पिंग वाली। तो डैम्पर कौन लगे हुए हैं, ये डैम्पर ही काम कर रहे हैं, जो इसको क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को छोटा करते जा रहे हैं। बट ये क्या फ्रीक्वेंसी के साथ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है एक पॉइंट के अबाउट बार बार आते रहना। तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट बार बार ऐसे होता हुआ आ रहा है, ये चीज देख तो रहे हो, बट ये इस वाले में नहीं दिखा रहा हूं। ये चीज देख तो रहे हो बट ये इस वाले में नहीं दिखा रहा, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया था ऐसे। एक्चुअली ये नहीं है अभी, फिलहाल फ्रीक्वेंसी नहीं है अभी इसमें। इसमें क्या आया, इसमें आई नहीं है। तो ये लाइन कौन सी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ये। इसका मतलब इसमें वाइब्रेशन है क्या, नहीं। इसमें वाइब्रेशन है नहीं। बात समझ में आ रही है? जबकि फ्रीक्वेंसी एक चीज में होती है, किस में होती है, जीटा में। जीटा में फ्रीक्वेंसी होती है डिवाइडेड बाय ओमेगा एन, है ना। हाँ, ये इमेजिनरी रूट में आएगा। अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल अभी आई है। या आपने अच्छा वो मैथ्स वाला को पकड़ लिया। हाँ ठीक है, अभी क्या है, अभी पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। अभी मतलब ए की वैल्यू कोई कांस्टेंट ले रहा हूँ, इमेजिनरी। कुछ समझ में आ गया? इतना आगे चल लूँ अब। ये जो चीज मुझे मैथ्स वाली आपको फिजिकली सेट करवानी थी माइंड में, उम्मीद है आपके माइंड में सेट हो गई है। तो अब बताइए, जो मैंने रूट निकाले थे वो क्या थे, इफ रूट्स आर इक्वल। अब आ गई अब इनकी फिजिकल मीनिंग। इफ रूट्स आर इक्वल तो क्या थे भाई, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 को मैंने अल्फा मान लिया था, और ये किसके बराबर आया था, माइनस जीटा ओमेगा एन। और ये जीटा कब था, जब रूट्स इक्वल थे तो जीटा था 1। समझे? जब रूट जीरो इक्वल होंगे तो इट्स मस्ट बी कि जीटा 1 होगा, तभी तो रूट इक्वल होंगे। कि 1 के स्क्वायर माइनस 1 जब बराबर हो, जब कटेगा तभी तो ये वाली चीज बराबर आई थी ना। तो जीटा क्या था, तब पहले से ही 1 था। ये चूंकि जीटा क्या था, पहले से ही 1 था, इस वजह से क्या बन के आ गया, माइनस ओमेगा एन। याद आ रहा है? और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी, जो हमने भी निकाली हुई थी, x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू c1 प्लस c2t इनटू में e की पावर माइनस ओमेगा एन टी। याद आ गई ये जो भी इक्वेशन निकाली? ठीक, बस अब इसको क्या करना है, प्लॉट। बस अब इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करना आपको आ चुका है अगर देखा जाए तो। अब इसको बस प्लॉट करना है, किस सेंस में, ये देखना। इसमें चले, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी ये मीन पोजीशन मान ली है, इस मीन से ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। अगर नीचे जाएगा जाने देना। अब ये प्लस है मीन से ऊपर, मीन समझ रहे हो ना, एक स्प्रिंग मास सिस्टम चल रहा है। ये किसके लिए कहानी कल से चल रही है, स्प्रिंग मास के। तो स्प्रिंग और मास सिस्टम चल रहा है, जबकि ये किसके अंदर है, अब ये अब डैम्पर के अंदर है। इस वजह से सारी चीजें हो रही है ना। तो डैम्पर के अंदर फिजिकली दिख क्या रहा होगा मैथ्स के हिसाब से, वो हम देख रहे हैं। C1 इंटू ई की पावर ओमेगा एन टी, इसको तोड़ दो, प्लस में क्या हो गया, C1 ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी, प्लस में क्या हो गया, C2t इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। समझना, देखो बहुत बेसिक चीज बताने वाला हूं यहाँ पर। इसका उतना ज्यादा यूज नहीं है, बट हाँ 1 मार्क में ग्राफ दिखा सकते हैं कि वाइब्रेशन के ग्राफ क्या होते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इस बार भी आया था ना, इस बार 2 मार्क्स में आया था ग्राफ के हिसाब से।
है ना, डैम्पिंग के हिसाब से। अभी मैं इन वाले के ग्राफ की बात कर रहा हूँ जो बेसिक वाले होते हैं, ये 1 मार्क में आ सकते हैं। कैसे बताइए भाई, बताइए इस x का जिस टाइम पर सेम रूट है, जिस टाइम पर जीटा क्या है, जीटा है 1। मैंने कहा ना फिजिकल मीनिंग, जीटा जब 1 है तो ये फिजिकली कैसे काम कर रहा होगा सिस्टम। समझ में आ रहा है, ये सिस्टम फिजिकली कैसे काम कर रहा होगा जब जीटा 1 है। सीधा सीधा इसको प्लॉट कर दो, वही तो काम होगा। फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा होगा ना, है ना। ये फ्रीक्वेंसी है क्या, CY2M इक्वल टू क्या है, ओमेगा एन। नहीं समझे वो कंडीशन। अभी मैं कह रहा हूं ना, अभी थोड़ा रुको, अभी थोड़ा विक्रांत जी, इस वाली चीज को अभी थोड़ा रुको, ये जस्ट मुझे बतानी है। अभी एक बार प्लॉट होने दो, उसके बाद खुद आ जाएगा वो निकल के आंसर। ठीक है, फिर वो लीक से हट जाएंगे, फिर वो आगे का बताने लगेंगे तो मजा नहीं आएगा। पहले क्या करना है वो ध्यान दो, C1 प्लस C2T इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। यहाँ वो करो, क्या बोलते हैं, दिखाओ इसे कैसा दिखेगा। पहले यहां पर देखो ई की पावर टी, टी की वैल्यू क्या है अभी 0। कहां मिला ये टी 0, कहां मान रहे हो, मीन पर नहीं मान रहे हो इस केस में। टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा, टी इक्वल टू 0 ई की पावर समथिंग हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर, टी इक्वल टू 0 C1 बचेगा, है ना। C1 बचेगा नहीं, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। टी इक्वल टू 0 पर एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू, इतना समझ सकते हो। टी इक्वल टू 0 पर एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू, ये यहाँ पर टी इक्वल टू 0 पर हमने कहां से स्टडी करनी है, हमें टी इक्वल टू 0 पर कुछ ना कुछ वैल्यू मान के चलनी है, ये यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर मान लिया ये रहा। उसके बाद क्या, ये हो गया C1। उसके बाद क्या, C1 प्लस C2T। ध्यान से सुनना, एक है कोई वैल्यू e की पावर में, है ना x, ये चलो t ही मान लेता हूं। एक है सीधे सीधे t, किसके बराबर, x के बराबर। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं t को कहता हूं 1 सेकंड, किसमें चेंज ज्यादा आएगा, 1 सेकंड, 1 सेकंड का चेंज किया, किस वाली वैल्यू में चेंज ज्यादा आया, x1 में या x2 में। नहीं समझ में आया, मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज मतलब ड्यूरेशन ले रहा हूं 1 सेकंड में, तो किसमें ज्यादा चेंज आएगा, ज्यादा चेंज की बात कर रहा हूं, चेंज वैल्यू नहीं, चेंज किसमें ज्यादा आएगा। वो तो आप 2.73 की पावर ले गए, समझ रहे हो, नहीं आप अभी समझे नहीं मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं ये t है, तो t तो 0 ये था ना, t ये 0 था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूं, इस e की पावर की बात करूं, एक तो है ये फैक्टर, और एक फैक्टर क्या है जो C2T के साथ मल्टीप्लाई करता है ना। जब t इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, C1। जैसे ही मैंने t को सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड किया, मतलब टाइम में बहुत कम, है ना, बहुत कम। कौन सी वाली वैसे फैक्टर की बात करेगी, ये वाली बाद में थोड़ा मैथ समझो बस। अगर देखो यहाँ पर कोई पावर है किसी की, तो उसका इफेक्ट कम लगेगा एज कंपेयर टू दिस, अगर ये वैल्यू बहुत कम के बारे में बात कर रही है। नहीं समझ में आ रहा, मैं चेंज की बात कर रहा हूं। आप ये मत करो कि 2.732 की पावर 1 एंड 1 सर ये बड़ा है, ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, ये वाली चीज नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या पूछ रहा हूं, टाइम में चेंज कर रहे हो, किस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर टाइम में चेंज बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, बहुत छोटा सा कर रहे, किसमें इफेक्ट पड़ेगा, किसमें चेंज ज्यादा आएगा, इस वाले में ज्यादा आएगा। समझ में आ रहे हो, इस वाले में ज्यादा आएगा अगर टाइम बहुत कम। नहीं समझ में आया, ई की पावर जो होती है, ई की पावर कर्व ऐसे जाता है ना, है ना, और जो y इक्वल टू एक्स हो गया वो कौन सा वाला जाता है, ऐसा वाला जाता है। कब ज्यादा चेंज आएगा, जब टाइम ज्यादा हो चुका होगा तब ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू दिस, है ना। हाँ, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें कम आ रहा है क्योंकि ये टाइम बहुत कम था, इसमें ज्यादा आएगा चेंज। कुछ याद आ रहा है ग्राफ के हिसाब 11th में, थोड़ा थोड़ा रमेश जी क्लियर हो रहा है या नहीं, गुड। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये वाली चीज क्लियर हो गई है आपको, तो शुरू में क्या होगा, शुरू में तो ये ग्राफ किसके साथ डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करना समझ में आता था कि अगर कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, प्लस में है क्या 2, नहीं समझे, y इक्वल टू एक्स प्लस में 2 बहुत सिंपल ग्राफ हुआ करता था। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, बहुत बढ़िया। 2 से क्यों स्टार्ट किया, 2 से क्यों स्टार्ट किया, ये डोमिनेट कर गया, x की वैल्यू 0 थी, 2 डोमिनेट कर गया, ये ले गया यहां तक ऐसे। x की वैल्यू 0 पर ये ग्राफ यहां तक गया क्यों, 2 की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2 तो 2 है जो कि कांस्टेंट है, जो डोमिनेट करेगा ही नहीं फिर एज कंपेयर टू किसके, जब ये x की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो ये डोमिनेट करता जाएगा। डोमिनेट जब करता जाएगा तो क्या हो गया, 45 से जाएगा, एक्चुअली ये 1 है यहाँ पर, तो ये चीज ऐसे। तो डोमिनेट किसने किया, क्लियर है ना रमेश जी, 11th याद आ गया अब,
ये कॉन्सेप्ट ही आज पता लगा, ऐसे मत बोल देना, ठीक है। तो यहाँ से डोमिनेट क्या कर गया, डोमिनेट ये वाला फैक्टर कर गया, किससे, 2 से। इस वजह से ग्राफ 2 का नहीं चला, ग्राफ किसका चला, y इक्वल टू एक्स का चला, बट किसके साथ, हमेशा 2 ऐड करते हुए, क्योंकि एक पॉइंट पर x क्या, एक पॉइंट पर 2 डोमिनेट कर रहा था इसे। क्लियर है, समझ में आया। तो बस यही चीज, अब कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि 11th में भी अगर मैं पढ़ा देता तो शायद IIT में बैठे होते हैं। चलो हाँ सही, चलो चलो ठीक है, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई मैथ्स, वो उस टाइम पर था, अब नहीं है, क्योंकि अब तो बिल्कुल मैकेनिकल के हो गए, अब तो थोड़ा मैथ्स साइड ही हो जाता है। चलो अब ध्यान से सुनना, t इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, ये वैल्यू, बट शुरू में क्या डोमिनेट कर गया, ये वाला पार्ट, ना कि ये वाला पार्ट। तो शुरू में अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो कैसे जाएगा, y इक्वल टू एक्स से, मतलब x इक्वल टू टी से। इसका मतलब थोड़ा सा, ये बहुत थोड़ा, ये सिर्फ ग्राफ दिखा रहा हूं बहुत थोड़े टाइम के लिए, बट हो सकता है गेट में वन ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए और वन ऑप्शन सीधा ऐसे दे दिया जाए। आपके हिसाब से तो ये डायग्राम चल रहा होगा ना, आप सीधा सीधा क्या बना दोगे, ऐसा। ऑप्शन में कह रहा हूं 1 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन, और 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। देखो ध्यान से सुनो, ये चीज ऐसे जा सकती है, उसके बाद क्या, डोमिनेट क्या करेगा अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो, ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज कंपेयर टू लीनियर फंक्शन, ये सुनो, करेगा डोमिनेट ये वाला एक्सपोनेंशियल, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल अभी समझाया था, माइनस वाला क्या होता है, माइनस, और आयोटा नहीं है, मतलब आई नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा नीचे ऐसे जाएगा, फ्रीक्वेंसी लेता हुआ नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब सीधा सीधा नीचे लेके जाएंगे तो क्या कर दिया इसने, थोड़ा सा इसने डोमिनेट तो किया, बट उस डोमिनेशन के बाद में ई की पावर वाली चीज डोमिनेट कर गई, और ये कैसे गया नीचे की तरफ, क्योंकि ये अभी ई की पावर माइनस टी वाला ग्राफ मैंने दिखाया था, माइनस टी वाला है ना, प्लस टी होता तो ये ऐसे ऊपर जा रहा होता है ना, माइनस टी वाला ग्राफ है, ये ऐसे जाएगा। तो जब ये ऐसे जाएगा तो कहां, बस क्या करना है आपको, अब टी की वैल्यू यहाँ, ये जो टी दिख रहा है आपको, ये जो टी है, जो टाइम है, टाइम कौन सा वाला, जब ये खत्म कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है, ये वाली ग्राफ अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसे अगर मैं यहां पर दिखाऊं ऐसे, क्या होता है, इस चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से। आपके हिसाब से टी की वैल्यू कब पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, टी की वैल्यू कब पर एक्स की वैल्यू 0 होगी, जब टी इंफिनिटी हो। ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने यहां लिखा हुआ था C1 e की पावर माइनस ओमेगा एन टी प्लस C2 t इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। टी की वैल्यू अगर कुछ है, कुछ लाइक मान लीजिए 5 मिनट, तो अगर 5 मिनट है तो 5 मिनट से मल्टीप्लाई ये भी तो करेगा, है ना, समझ रहे हो, 5 मिनट से मल्टीप्लाई करेगा। C2 हमारे पास 0 तो है नहीं, 0 होता तो मतलब ही नहीं था इसका कुछ, C1 भी कुछ है, C2 भी कुछ है, अगर C2 कुछ है उसके साथ अगर कोई वैल्यू में मल्टीप्लाई करता रहूंगा तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ये वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, बट नीचे वाली चीज क्या जा रही है, ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी, जो कि कम होती जा रही है, ये भी तो ध्यान दो, ये वैल्यू क्या जा रही है, नीचे जा रही है ना ओमेगा एन टी, इसका मतलब टी जितना बढ़ा रहे हो ये वैल्यू हमारी कम भी तो होती जा रही है ना, नीचे वाला है जो रेशो नीचे वाला है, तो टी जैसे बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, बट ये वैल्यू क्या करेगी, ये उसको कम करती जाएगी। यहाँ क्या दिख रहा है, C1 अपॉन में C1 कोई कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में की पावर ओमेगा एन टी, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू भी कम होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाओगे ये वैल्यू भी कम होती जाएगी, दोनों वैल्यू कम होती जा रही हैं टाइम बढ़ाने पर, तब जाके ये वैल्यूज 0 होंगी टोटल। क्या कोई माइनस का साइन है दोनों के बीच में, नहीं, तो समझ में आ रहा है, ये माइनस ये ऊपर है जो कि पावर के हिसाब से नीचे करके और ऐसे बताएगा कि डिक्रीज हो रहा है वैल्यू, ये वैल्यू कब जाके 0 होंगी, माइनस T1/T2, ये वैल्यू क्या कर दो, ये वैल्यू क्या कर दो आगे की x की वैल्यू 0, क्या कर लिया यहाँ से C1 अपॉन ई की पावर ओमेगा एन टी प्लस C2t अपॉन ई की पावर ओमेगा एन टी, सोल्व करके और आंसर बताना क्या आएगा, माइनस C1/C2 माइनस C1 ई की पावर ओमेगा एन टी इक्वल टू C2t अपॉन ई की पावर ओमेगा एन टी, ठीक है, क्लियर है, ये कंफ्यूज हो रखे हो, t की वैल्यू कितनी आ गई C1/C2, उस C1/C2 माइनस में, इसकी वैल्यू से सेंस क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या होगी, नहीं ये क्या होगी, t की वैल्यू, नहीं समझे आप मेरी बात, ये वैल्यू क्या होगी t इक्वल टू जो हमारे पास ये निकल के आ रहा है, जब हमारे ये कांस्टेंट है तो t की वैल्यू क्या आ गई माइनस में C1/C2,
एक नई कांस्टेंट वैल्यू, बट किस में माइनस में। टाइम माइनस में होता है, C1 माइनस में होगा, यही तो। C1 माइनस में तो है नहीं, C1 तो माइनस में है नहीं, C1 तो प्लस में, ऐसे नहीं है। इसकी क्या वैल्यू आई, इनफिजिबल। ये वैल्यू क्या होती है हमेशा, इनफिजिबल। कभी भी वाइब्रेशन किसी भी बॉडी के जीरो होते हैं क्या? बात समझ रहे हो मेरी बात? कभी भी बॉडी के वाइब्रेशन जीरो होते हैं? कभी नहीं। बात समझ रहे? जो वाइब्रेशन है वो जाएंगे तो इनफाइनाइट पे। बस ये जो चीज बन के आई, जो एसिम्प्टोटिक सेंस दिख रहा है, एसिम्प्टोटिक, वो बहुत पास से आ जाता है। समझ रहे हो? ये बहुत पास से आ जाता है, एसिम्प्टोटिक। हाँ। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। आपने इस चीज को या तो एक ग्राफ के हिसाब से समझ नहीं रहे हो, आपने इसको ऐसे समझोगे, ऐसे ऐसे। ये ग्राफ ऐसे है ना, ये बिल्कुल इसके एकदम पैरेलल कैसे कर देना है, बहुत ही जल्दी। और अब क्या करना है, इसको टच तो करा दिया, टच करा के नीचे मत ले जाना। और ये टच जब करवाया है ना, सुनो, जब ये टच करवाया है तो टच ऐसे नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली टच ना, इसके पैरेलल जाना शुरू हो गया। कहां टच करेगा, इनफाइनाइट पे। बहुत गलत बात है विक्रांत जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात छुड़वा दी आपने। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, ध्यान से। ये है रेफरेंस लाइन, ये है हमारी डैम्पिंग। जैसे डैम्पिंग हुई तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, इस ग्राफ की वजह से ये नीचे गया, बट क्या इसे रियल में यहाँ कट करेगा? बट हमारे हिसाब से ये वैल्यू क्या हो चुकी है, बहुत ही कम, बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, जो कि हमें नहीं दिखेगी। ये जो मार्कर है ना, ये जो मार्कर है, जितनी बार भी मैं इसको ऐसे ऐसे कुछ भी कर रहा हूँ, ये मार्कर, क्या ये वाइब्रेशन फ्री है? और आई थिंक आपको ये चीज तो पहले से ही पता है ना? ये चीजें हम पढ़ते भी हैं, किसके हिसाब से? आपने सोम में पढ़ा होगा, कब? थर्मल, उसमें स्ट्रेसेस वाले पार्ट में, सोम में क्या पढ़ा था? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कभी भी इनके सीज नहीं कर सकते, वाइब्रेशन हमेशा होते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये तो हमेशा चल रहे हैं ना इनके, टेम्परेचर के बेसिस पर भी, और इस पर जो फोर्स कभी लगी थी, और जो वो मान लीजिए इसमें डैम्पिंग, हमने क्रिटिकल डैम्पिंग किसी सिस्टम में बना दी, उसके जो हमारे पास वाइब्रेशन दिखे, ये अभी ओवर डैम्प्ड है, जब इसको हमने ऐसे ऐसे वाइब्रेशन दिखाएंगे, ये वाली चीज, तो ये तो रुक गई ना। जबकि क्या रियल में रुकी है? रियल में हमेशा क्या कर रही है, ये वाइब्रेट। कब जाकर रुकेगी? इनफाइनाइट पर। बट ये दिखेगी नहीं आपको, इसलिए हमेशा हर बॉडी के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन। हमारे अंदर भी ये सब जगह है, ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या भाई, मतलब हम तो मर जाएंगे, बट हमारा जो पार्ट है वो तो नहीं मरेगा, वो तो किसी चीज में चला जाएगा, वही ना, वो चाहे फूकेगा, चाहे वो उसमें क्या कहते हैं, पानी में जाए, है ना, लास्ट में फिर पानी में भी डाल देते हैं, तो चाहे पानी में जाए, वो वाइब्रेशन तो हमेशा रहेंगे उन एटम्स में। ठीक है, तो वो तो इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये बात भी है, वो टेम्परेचर वाइज। ठीक है, चलो, ये बात भी है, वो ये आयुषी की बात है, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो आपके पास कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को कर दो साइड। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर दो साइड। सीधा सीधा क्या निकाल के चलना है आपको माइंड में, सीधा सीधा क्या निकाल के चलना है, जो ये वैल्यू निकलेगी इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, जब जीटा इक्वल टू 1 है तो ये है मेरी क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये जो एम्पलीट्यूड है क्रिटिकल डैम्पिंग में, जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो रहा ना थोड़ा सा, एम्पलीट्यूड बहुत जरा सा, बहुत, ये चाह रहा था कि नीचे चला जाए, बट ये जा तो नहीं रहा, क्या है यहीं पर। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ऊपर। एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत थोड़ा सा ऊपर, जिस तरफ से फोर्स लग रही है उस तरफ से। इसको हमने क्या कर दिया अपनी स्टडी से साइड। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा, क्योंकि स्टडी तो हमारी नॉर्मल होती है, अब क्या करेंगे हम, सीधा सीधा। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसा, शुरू में जाएगा, थोड़ा सा जंप लेगा, शुरू में क्रिटिकल डैम्पिंग क्या करेगी, थोड़ी सी जंप लेगी, और उसके बाद क्या करेगी, तुरंत ही जीरो हो जाएगी। बस आप जीरो इसको मान लो, टेंस टू जीरो, है ना, एक तुरंत ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब तुरंत अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। ये वाला जो जंप होता है ना, एक्चुअली ये जंप आपको मैं एक क्रिटिकल डैम्पिंग का एग्जांपल देके बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल तो ऑब्वियसली नहीं होती है। ठीक है, इसका बस एग्जांपल सुनना, शायद अगर कभी आपने चलाई हो तो पता लग जाएगा। जो क्रिटिकल डैम्पिंग का एग्जांपल है, दैट इज द AK-47। क्रिटिकल डैम्पिंग का एग्जाम्पल है AK-47। AK-47 क्या करती है, अराउंड 660
राउंड्स करती है 1 मिनट में। 660 राउंड, 660 राउंड करती है 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में कितनी कर गई? 1 सेकंड में 660 बटे 60 तो कितनी? 11। 11 राउंड 1 सेकंड में करके, 1 सेकंड हुआ 11 राउंड कर चुकी है। 11 राउंड कर, राउंड का समझते हो ना, मतलब है ना। अब इतना नहीं पता, बस अभी AK-47 का पता है बस, ठीक है। वो प्रैक्टिकल चीजें पूछने लग जाते हैं विक्रांत जी। चलो वो गूगल बाबा है, ठीक है विक्रांत जी, वो गूगल बाबा है, आप आराम से उस पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो बस मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब एक बात सोचना, मान लीजिए AK-47 है, उसको आपने जल्दी से एक फायर किया। जैसे ही एक फायर किया, उस तुरंत क्या हुआ कि वो जो चीज है, अगर वो अगले वाले उसमें वाइब्रेशन, अगले वाला गन जैसे गन से शॉट किया, वो फिर से उसमें वाइब्रेशन देते, तो ये वाइब्रेशन होते रहते और आपका हाथ टूट जाता। ये वाइब्रेशन होते रहते क्योंकि 1 सेकंड में इतने सारे राउंड कर रही है, तो वाइब्रेशन होते रहते हैं ना। तो उसमें लगाई जाती है क्रिटिकल डैम्पिंग। कैसे? कि जो वाइब्रेशन वाला सेंस आएगा, तुरंत ऐसी वहां पर विस्कस इफेक्ट लगाना है, वहां पर ऐसा विस्कस इफेक्ट लगना चाहिए, वहां पर ऐसा फ्लूइड यूज होना चाहिए जो तुरंत ही क्या कर दे, इसकी वैल्यू को, जीटा की वैल्यू को 1 कर दे। जीटा की वैल्यू को 1 करेगा तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा क्रिटिकल डैम्पिंग का ग्राफ आएगा। समझ रहे हो? क्रिटिकल डैम्पिंग मतलब जितना भी एक्सपेंड हुआ वो तुरंत ही बंद हो जाए, तुरंत बंद हो जाए, वाइब्रेशन ना करे, बंद हो जाए। समझ में? अच्छा, वो उससे भी ज्यादा हो गई है ना, ठीक है। चलो, तो बात बात क्लियर हुई। क्रिटिकल डैम्पिंग वो डैम्पिंग है जो कि वाइब्रेशन करने ही नहीं दे रही है, ठीक है। अब ये तो आपको गूगल बाबा बताएंगे, ठीक है, ये गूगल बाबा बताएंगे, ठीक है। चलो, अब इतना डेप्थ तो ऑब्वियस है क्योंकि आज तक मैंने नहीं, मुझे ये नहीं पता विस्कोसिटी। देखो, जो सी की वैल्यू है वो इतनी ऐसी होनी चाहिए कि जो ओमेगा एन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर है। फ्रिक्शन वाला, चलो फ्रिक्शन वाला, ठीक है। अगर फ्रिक्शन वाला है तो फ्रिक्शन वाला, बट इतना इतना क्लियर है कि उसमें क्रिटिकल डैम्पिंग यूज होती है। क्लियर है? हाँ, स्प्रिंग होता है, ठीक है। वो मुझे इतना आइडिया नहीं क्योंकि मैंने कभी उसको वीडियो में नहीं देखा या फिर गूगल पर नहीं देखा। बस आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि AK-47 इज द एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। मतलब जैसे ही वो राउंड करती है, वो तुरंत ही अपने वाइब्रेशन को खत्म कर देती है। बात क्लियर है? ठीक है। अब लॉस अगर नहीं, ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन डैम्पिंग करोगे तो लॉस तो होंगी, वो बार बार चेंज करनी पड़ेगी आपको। गन गन टूट जाएगी, गन खराब हो जाएगी, नहीं तो गन का मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए अगर फ्रिक्शन डैम्पिंग अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। टंगस्टन का भाई मैंने नहीं देखा, मैंने कभी नहीं चलाई वो, ठीक है, टेंशन मत लो विक्रांत। हाँ, मैंने नहीं चलाई भाई वो। चलो चलो, यहाँ तक ये समझ में आया, ठीक है। अरे अरे सुन लो, ठीक है, अरे सुन लो, हाँ ये सुन। चलो इधर इधर सुनो, इधर सुनो। क्रिटिकल डैम्पिंग हो गई, ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग कैसे? अरे मैथ से ही अभी जीत लो। C1 + C2 × T = e⁻⁻ अब जो प्रॉब्लम आने वाली है वो ज्यादा टफ है, ठीक है। अभी इन वाली चीजों को छोड़ो, ठीक है, कि उसमें कौन सी वाली चीज कैसे यूज हो रही है, ठीक है। वो चीजें आराम से कर लेना, पहले एक बार गेट निकाल के जॉब ले लो, उसके बाद आराम से गूगल बाबा को छानते रहना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है। या तो फिर MES जाओ, या तो फिर MES जाओ, या फिर MES जाओ, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो फिर MES जाओ। चलो, अब देखो, नेक्स्ट है हमारी, अगर जीटा की वैल्यू एक थी <1, एक थी >1, फिलहाल लेके चल रहा हूं >1 की, मतलब जीटा इज नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन दो ही तो है, तो पहले लेके चल रहा हूं, सेकंड कंडीशन है एक्चुअली। फर्स्ट तो वो चल गई जीटा इक्वल टू 1, सेकंड हो गई जीटा इज >1। बताना भाई जीटा इज >1 का सेंस क्या आएगा? जीटा इज >1 बना के देखो, α1 = माइनस जीटा प्लस √of ζ² -1 × ω_n। ध्यान से सुनते रहना, बस एक बार बेसिक क्लियर हो गया, खत्म हो जाएगा ये वाला भी। माइनस ζ² -1 × ω_n। बताना जरा, ओमेगा जीटा क्या है? मैं ये वाला बना, जीटा क्या है? >1। जीटा अगर >1 तो ये जीटा से जीटा >1 मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी, ये वैल्यू 1 से बड़ी, ये वैल्यू 1 से बड़ी। अब ध्यान से सुनो, 1 से बड़ी तो है बट माइनस भी तो 1 हो रहा है, मतलब जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू देखो। अब एक बात बताओ, अंडर रूट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आप इसकी वैल्यू समझ पा रहे? चलो इसकी वैल्यू तो समझ जाओगे, ये वाली देखो, माइनस जीटा माइनस √ζ², जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी, ये वैल्यू कुछ आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल। आयोटा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, पॉजिटिव आएगी। जब ये पॉजिटिव आएगी तो अंडर रूट भी पॉजिटिव, और जब अंडर रूट भी पॉजिटिव तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों निगेटिव, तो दोनों निगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
इसको बताओ थोड़ा। ना 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 ना, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अभी समझना जरा। देखो एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी, सिर्फ इसकी सोचो, सिर्फ इसकी सोचो, किसका, जीटा। अब समझ जाओगी क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा इतना अगर मैथ से तो पार्थ जी थोड़ा सोचो। मैंने क्या बोला, अंडर रूट जीटा स्क्वायर क्या होगा, जीटा। यहाँ क्या है, नहीं इसके लिए, इसके लिए, अरे नहीं ये तो ग्रेटर देन वन के लिए चल रहा है ना अभी, सेकंड नेगेटिव। कंफर्म है, प्रेडिक्ट नहीं, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, ये कंफर्म है। क्यों, क्योंकि जीटा स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो जीटा बनेगा, उसमें से कुछ घट ही तो रहा था ना, नहीं समझ में आ रहा है ना। अगर भी 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर करके चलो या 10 का स्क्वायर करके चलो, उसमें से एक घट ही तो रहा है। मतलब अगर 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, 100 में से एक घटा है, 99 का अंडर रूट हो रहा है ना, तो ये माइनस बड़ा होगा ना इस वाले से। भाई ये 10 हो गया, ये अंडर रूट 99, अगर ये अंडर रूट 100 होता तो ये 10 बनता, जो कि ये 10 पहले से बैठा है माइनस में, बट ये तो 99 रह गया ना। अब जब ये 99 रह गया तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस छोटी हो जाएगी, माइनस बड़ी हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, निगेटिव 100% है ना। इसे अनप्रिडिक्टेबल मत सोचो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, इतना मैथ्स हो गया। चाहे वैल्यू पुट करके रख लेना, आपको आंसर यही मिलेगा। ठीक है, अब बताओ। ना ना जीटा इज, अच्छा मैंने कब से नहीं उतरवाया भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कब से नहीं उतरवाया, शुरू से ही नहीं उतरवाया, वो कुछ ज्यादा लंबा हो गया क्या, डिग्री ऑफ डैम्पनेस हो गया था, डिग्री ऑफ डैम्पनेस हो गया था। अब ये बस ये वो ना हो जाए, मैं इसे सेव कर लूं, यहाँ तो मैं इसे सेव कर लूं पहले, क्योंकि एक बार मैथ हो गया बहुत है, फिर मैं भूल जाता हूँ मैथ को। ठीक है, और इसी में याद आता है फिर से, वाइब्रेशन में या फिर एचएमटी में, या फिर उसके लास्ट वाले पार्ट में, एफएम के, है ना। मैथ्स बहुत कम यूज होता है, मतलब यूज होता है ऑब्वियसली, बट इस तरह से मैथ्स वाली चीजें अब हमें, मुझे ना ऐसा लगता है रटनी पड़ रही हैं। चलो ये भी हो गया था, बढ़िया। ये चीजें पुरानी वाली हैं, जिनको नहीं आती है या थोड़ा सा भूल रहे हो, जल्दी से उतार के खत्म कर लो, क्योंकि देखो यूज तो है इनके, इसी का तो यूज किया हमने उस डायग्राम को बनाने में। जिनको नहीं आती है वो उतार लो, बाकी मुझे बता दो, आगे चलो। ये एक साइड में हाशिए में उतार लो, हाशिए समझते हो, थोड़ा साइड, ये वाला पार्ट ऐसे, ठीक है, चल करो। हम्म।
हो गया। एक छोटी सी मैथ्स वाली कहानी बता दूं। मैथ्स मैं नहीं बताऊंगा, अब ये वाला मैथ्स ना 2 दिन तक घर पे करते रहना। AEPI वाला है ना, जो भी ये वाला होता है, ठीक है। सही बात है, जीरो वाले में तो PI का हिसाब ही नहीं बैठेगा ना। PI तो तब होता है जब इस साइड में कुछ एक्स नोट हो, है ना, एक्स नोट वगैरह हो। हाँ, अंडर में आ जाएगा आई अब, क्योंकि जीटा इज लेस देन 1 होते ही आई आ गया। और आई को क्या लिखते हैं अपने कॉम्प्लेक्स में, वो साइन प्लस कोस वाला हिसाब, है ना, वो वैल्यूज आने वाली है। एक बार अगर साइन और कोस आ गया तो भाई फ्रीक्वेंसी तो करेगा, इसीलिए ओमेगा एन यहाँ डोमिनेट कर जाता है CY2M को, और इसीलिए फ्रीक्वेंसी आती है। ओमेगा एन नहीं रुकना चाहेगा, वो फ्रीक्वेंसी लाएगा, तो इसी वजह से फ्रीक्वेंसी आती है। जहां CY2M ओमेगा एन से डोमिनेट कर रहे हैं वहां फ्रीक्वेंसी को लाने नहीं दे रहा है ना, वो तुरंत डैम्प करवा रहा है। बट जहां CY2M इज लेस देन ओमेगा एन है तो फ्रीक्वेंसी तो लाना चाहेगा, बट ओमेगा एन से नहीं आएगी, हम ओमेगा डी से आएंगे, ओमेगा एन √1/ζ²। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। चलो तो वो मैथ्स में मैं खुद ही करवा दूंगा बाद में, टेंशन ना लो, फिर मैं करवा ही दूंगा उसे, क्योंकि अगर मैं आप करवाऊंगा मुझे पक्का पता है 2 दिन बाद भूल चुके होंगे, फिर से करवाना पड़ेगा। छोड़ो फिर, है ना। हो सके तो फॉर्मूला लिख लेना, बट मुझे नहीं लगता आप करोगे कुछ, क्योंकि कल वाली चीज ना करी 2 दिन में क्या करोगे। ठीक है, चलो फिर, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक।